बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और नाज़रीन मैं हूँ माहम जाहिद। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत महीने की तमाम सादतें, इबादतें और तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और वाकई जी वक्त का पहिया कितनी तेज़ी से घूम रहा है उज़ैर। रमज़ानुल मुबारक अभी हम अनाउंस कर रहे थे, पहला रोज़ा और आज देखें 29वें रोज़े तक आन पहुँचे हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब हमने पहली सहरी की थी और आज जुदाई का वक्त करीब है। दिल उदास है और आंखें नम हैं क्योंकि रहमतों और बरकतों का ये मेहमान अब हमसे रुखसत होने को है। 29 दिन हमने जिस नज़्म ज़ब्त, इसार और भाईचारे का मुजाहरा किया, आज ज़रूरत इस अमर की है कि ये सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद ना रहे, बल्कि हम इसे अपनी पूरी ज़िंदगी लिए के अपना लिए तो क्या ही खूबसूरत बात। ऐसा ही है। और ये वो घड़ियाँ हैं नाज़रीन जब हम अपने रब से मांगते हैं कि मालिक दो जहां हमें अगले साल भी ये रहमतें देखना नसीब फरमाए। और रमज़ान की नाज़रीन ये आखिरी सादतें हमें पैगाम दे रही हैं कि नेकी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है अपने नफ्स को पाक रखने की। जहाँ ईद की तैयारियों का आज हम जिक्र करने वाले हैं, वहीं पर कुछ संजीदा आलमी और समाजी मौज़ूआत पर भी बात होगी। पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर, जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसके साथ ही ईद से कबल सदका फ़ितर की अहमियत और इसकी शरई और समाजी ज़रूरत पर भी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, इंसानियत की खिदमत करने वाले अजीम इदारे शौकत खानम अस्पताल की खिदमत का तज़किरा भी होगा। और साथ ही साथ ईद की रिवायत यानी कि मेहंदी और इससे मुंसलिक एहतियाती तदाबीर पर भी रोशनी डालेंगे। और आखिर में आपसे मिलवाएंगे सियालकोट के उस मिसाली बेटे से जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बेसहारों के नाम कर दी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। नाजरीन अगर हम बात करें जिस तरह से ख़ित्ते में कशीदगी इस वक्त जारी है, अमेरिका जो है अब वो गिव अप करने वाला है, इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। ईरान पर हमले कर करके अमेरिका और इसराइल ने जो जुआ खेला है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। जंग के 20वें रोज़ तक ईरान अपना भरपूर दिफा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में जंग के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। और दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 63वीं लहर शुरू कर दी है, जिसने कतर, सऊदी अरब से लेकर इराक और अबू धाबी तक अमरीकी मफादात को निशाना बनाया है। बिल्कुल वहाँ और सूरत हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो गई है जब सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि वो फ़ौजी कार्रवाई का हक रखते हैं। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ पेंटागन ने जंग जारी रखने के लिए $200 अरब मांगे हैं। इसके साथ साथ हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका ने इत्तेहादी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा करार दे दिया है। इसी पेचीदा सूरत हाल के दिफाई और स्ट्रेटेजिक पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। फैसल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर, रियाद में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास हुआ है। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जवाबी फ़ौजी कार्रवाई का बयान जो दिया है, क्या हम पहली बार ईरान और सऊदी अरब को एक बराह रास्त अस्करी टकराव की जानिब बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा संगीन है। ये इजराइल की शुरू से कोशिश थी कि तमाम अरब ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ हाथ मिला लें और ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं और ईरान के खिलाफ बाकायदा लड़ाई शुरू कर दें। लेकिन दानिशमंदी का और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है अरब ममालिक ने अब तक कि उन्होंने इस जंग में बाकायदा शमूलियत हासिल नहीं की, हालांकि वो अपना डिफेंस करते रहे हैं। लेकिन कल जो इजराइल ने हरकत की है कि उसने ईरान की जो गैस फील्ड थी पारस में, उस पे अटैक कर दिया जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी। और ईरान के मना करने के बावजूद, ये बावर कराने के बावजूद कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ तो फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे। अब जब ईरान ने फिर रिटेलिएशन की है तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो गई है, संगीन हो गई है। और मुझे खदशा ये है कि अगर अरब ममालिक इस जंग में शामिल हो गए, खुदा न खास्ता इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके, तो बहुत तबाही आएगी और ये खित्ता अब इस तरह का खित्ता नहीं रहेगा जैसे हम देखते आए हैं। मेरी दुआ है कि जो आज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान ने भी शमूलियत की है और पाकिस्तान ने यकीनन
अपना किरदार अदा किया होगा और उनको ये बावर कराने की कोशिश की होगी कि ये इजराइल का एक चाल है, जी। हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें फंस गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ये हम सबका नुकसान है। दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग से जरूर निकलना चाहता है, क्योंकि उसका बहुत माली नुकसान हो रहा है, और एक खबर ये भी आई है कि उसके फौजियों में वो मोटिवेशन नहीं है कि हम किस लिए ईरान से लड़ें, क्या ईरान ने हमारा बिगाड़ा है या हमारे खिलाफ काम किया है कि हम लड़ें। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने का जो अज़म किया था वो अभी तक पेंडिंग है, उस पर कोई काम नहीं हो सका है। और अमेरिका अगर अपना हुर्मुज़ में घुसता है और उसको खुलवाने की फिजिकली कोशिश करता है तो मेरे ख्याल में वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा दोनों साइड्स का। और अपना हुर्मुज़ इस वक्त बंद नहीं है, इस वक्त सिर्फ ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन उस सूरत में जब अमेरिका इसमें घुसेगा तो वो बाकायदा बंद हो जाएगी और कई महीनों के लिए बंद हो जाएगी। सही, तो सूरत हाल संगीन है। जी जी जी, फैसल साहब देख भी रहे हैं हम, सूरत हाल संगीन है। क्या ईरान, अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद अरब ममालिक पर हमलों में हक बजानिब है या उसे अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है? देखिए, ईरान को ये हक यूएन चार्टर देता है कि अगर उसको उस पे किसी ने अटैक किया है तो उस कंट्री के जहां भी कहीं मिलिट्री बेसिस हैं, ईरान उन पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ तक तो उसको ये हक हासिल है। लेकिन अगर आप इसको थोड़े से बड़े पैमाने में देखें कि ईरान ने ये कहा हुआ है कि इजराइल और अमेरिका की अगर किसी ने मदद की, उनको अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने दी या अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी, तो फिर हम हक रखते हैं उस मुल्क के खिलाफ भी कार्रवाई करने में। ये उन्होंने जंग से पहले ऐलान कर दिया था। अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप या यूएस और इजराइल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कि वो किसी तरह से घुटने टेक दे, जंग रोक दे और अपना हुर्मुज़ को खुद ही खोल दे, तो वो उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं। तो जब बात यहाँ पे आ जाएगी तो आप ईरान के हाथ कैसे बांध के रख सकते हैं? फिर ईरान भी जाहिर बात है कि रिटेलिएट करेगा और ये बताएगा कि मेरी भी ताकत है और मैं इस जंग की कॉस्ट बढ़ा दूंगा सबके लिए। तो जब कॉस्ट सबके लिए बढ़ जाएगी तो फिर जाहिर बात है कि सबको तशवीश होगी और सब इस जंग को रोकने पे रजामंद होंगे। जी। अच्छा फैसल साहब, सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान आना कि ईरान ने अब अगर कतर पर हमला किया तो अमेरिका सख्त जवाब देगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अरब ममालिक और अमेरिका अब मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखते हैं? माजी में अरब ममालिक का शिकवा था कि अमेरिका उनकी बजाय सिर्फ इसराइल का दिफा कर रहा है। देखिए, अमेरिका ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी वो खो चुके हैं वो अरब ममालिक की नजरों में, क्योंकि वो उनसे पूछे बगैर, उनसे मसला मशवरा किए बगैर उन्होंने जंग का आगाज कर दिया। और फिर इस जंग में वो ज्यादातर कंसर्न रहे हैं इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बनिस्बत अरब ममालिक की सिक्योरिटी के लिए। इवन उन्होंने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी सऊदी अरब से था कि और इसराइल भिजवा दिया था कि उसको ज्यादा जरूरत है। तो क्रेडिबिलिटी तो वो अपनी खो चुके हैं। जहां तक उनकी धमकी की बात है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो वो तो कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? उन्होंने जीपीयूज यूज कर लिए हैं, 5000 पाउंड के बम यूज कर लिए हैं। अब तो कुछ रह ही नहीं गया है कि वो और मजीद ईरान के खिलाफ। साहब वही सोचने की बात है कि ये बयान तो दे दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तनहा नजर आते हैं इन तमाम मामलात के अंदर ईरान पर हमले के हवाले से, और अब वो दूसरे के दिफा करने की भी बात कर रहे हैं, अरब ममालिक का दिफा करने की भी बात कर रहे हैं, जो कि आपको लगता है प्रैक्टिकली अगर करना भी चाहें तो ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, इस वक्त उनकी फुल फ्लेज वहां पर डिप्लॉयमेंट मौजूद है। तो अगर वो जंग लड़ रहे हैं तो वो एक तरह से अरब ममालिक का दिफा तो ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं। उस खित्ते को अगर वो ईरान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली? वो मतलब जाहिर बात है कि अरब ममालिक और खित्ता इजराइल अपने आप को, अपने जितने भी एसेट्स हैं उन सब का दिफा कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। कोशिश ये है यूएस की और इजराइल की कि अरब ममालिक बाकायदा इस जंग में शामिल हो जाए। उसके 2-3 फायदे होंगे। देखिए, पहला फायदा उसका ये होगा कि ये जितने भी अरब ममालिक हैं, इनके पास जितना भी वेपन और इक्विपमेंट है, ये सारा का सारा यूएस या वेस्टर्न ओरिजिन है।
जो कि आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा इजराइल और यूएस के साथ, जी। और फिर इनकी इस्तेदाद बढ़ जाएगी। जो सप्लाई चेन का एक डिलेमा बना हुआ है वो यहीं से एड्रेस हो जाएगा। फिर एक जो अरब्स और पर्शियंस की हिस्टोरिकल लड़ाई है, जिस पे मट्टी पड़ गई थी कुछ अरसे से, वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी और ये फिर आपस में उस शिद्दत से लड़ना शुरू होंगे। और तीसरा फायदा ये है कि जब ये लड़ेंगे आपस में तो सारे कमजोर हो जाएंगे और इजराइल इस खित्ते में सबसे मजबूत मुल्क बन के उभर आएगा। जी बिल्कुल। तो इनकी कोशिश तो पूरी है। और फैसल साहब, वो मजहबी पॉइंट भी तो है ना, ये उम्मत मुसलमा को अलग करना चाहते हैं, और अगर अरब ईरान फौजी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर पूरी उम्मत मुसलमा पर क्या इसके असरात होंगे? क्या यहूद और इंसारी का असल मकसद ही मुसलमानों को कमज़ोर करना नहीं है, या फिर हम देख रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को ज़्यादा तक़वियत मिलने वाली है सारी सूरत हाल के बाद, अगर ऐसा हो जाता है? बिल्कुल, आपका तज्जिया बिल्कुल सही है कि ये उसी सिमत में सारी चीजें जा रही है। देखिए, मेरा तो ये मानना है, कोई और माने या न माने, आप इसको जियो पॉलिटिक्स का कोई भी नाम दे दें, टेररिज्म का दे दें, आप इसको एग्रेशन का दे दें, प्रॉक्सी वॉर करता था ईरान, ये आप इल्जाम लगा दें, असल में तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। सही। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है, और ये वॉर ईरान के बाद रुकेगी नहीं। अगर ये आइडियोलॉजिकल वॉर है तो ये फिर आगे बढ़ती जाएगी। तो इसका सद्देबाब इसी वक्त करने की जरूरत है बेसिकली। अच्छा फैसल साहब, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के इस अहम इजलास में ईरान के अरब ममालिक पर हमलों की पुरजोर मसम्मत की है। दूसरी जानिब हम ईरान और पर इसराइली और अमरीकी हमलों के भी मुखालिफ हैं। अगर ईरान अरब तनाज़ा शुरू हो जाता है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? सॉरी, मैं आपके आखिरी पार्ट सवाल का मुझे सर, आखिरी पार्ट ये कि फैसल साहब कि अगर खुदा न खास्ता ये तनाज़ा शुरू हो जाता है अरब ममालिक का और हम देख रहे हैं ईरान का, तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा होगा? ये मेरा ख्याल है $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ी टाइट रोप पे चल रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ हो गया तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में आ जाएगा। हम इस वक्त आप समझिए तो सबसे मौजू मुल्क हैं जो कि मीडिएशन में लीड ले सकते हैं। हमारा 2025 मई के बाद से अच्छा पॉलिटिकल स्टेचर है। हम अमेरिका के करीब हैं, हम सऊदी अरब के करीब हैं, ईरान के करीब हैं, हम खित्ते में रहते हैं। जो आज हो रहा है वो भी भुगत रहे हैं, जो कल यहाँ रह जाएगा उसको भी भुगतेंगे। 90% से ज्यादा हमारा ट्रेड सी से आती है, 80% से ज्यादा हमारा तेल सी से आता है, तेल और गैस। रेमिटेंसेस आप देखिए हमारे कितने मिडिल ईस्ट से आते हैं, तो हमारा डायरेक्ट स्टेक है इस कॉन्फ्लिक्ट में जी। तो हमारी तो हर मुमकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि ये स्टेज ना आए जहां हमें किसी की साइड लेनी पड़े। हमारी वो स्टेज हो, हमारा वो पोजीशन हो कि हम दोनों को समझा सकें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिशें होंगी वो सड़ तोड़ कोशिशें यही होंगी कि ये सिचुएशन वहाँ पे ना बने। जी ऐसा ही है। और फैसल साहब, पाकिस्तान में अगर हम देखें, ईरान के बाद अहले तशरीक़ की आबादी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये फैक्टर हमारे लिए सूरत हाल को कितना गंभीर बना सकता है? ये अहले तशरीक़ की बात कर रही हैं? जी जी फैसल साहब, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर हुई है, इससे मुझे एक बड़ी मुस्बत चीज नजर आई है कि वो जो हमारी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन थी वो ब्लर हो गई है। जी, ऐसे आप देखिए कि खामनेई साहब की शहादत हुई, अली लारीजानी साहब की शहादत हुई, और बहुत सारे इनके लीडरान की शहादत हुई। पाकिस्तान में भी उसी तरह अफसोस किया गया, गम मनाया गया, और उसमें कोई शिया सुन्नी का फर्क नहीं था। सब लोग सड़क पे थे, सब लोगों को अफसोस था, रो रहे थे लोग। तो मुझे लगता है कि वो जो तफरीक थी ना, वो हमारे यहाँ ब्लर हो गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है और इसमें अरब ममालिक शामिल नहीं होते, तो इस जंग के बाद मेरा अपना ये ख्याल है कि एक नया मिडिल ईस्ट उभरेगा, जिसमें हो सकता है कि ईरान और अरब ममालिक एक पेज पर हों और मिलकर इस खित्ते में काम करें। तो अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए और हम सब एक हो जाएं और हम मिलकर इस खित्ते के लिए काम करें। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ईरान को हमले बंद करने के साथ साथ इसराइल और अमेरिका को भी ईरान पर हमले ख़त्म करने की तनबीह करते, तो सदर ट्रंप हमले रोकने पर मजबूर हो जाते। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो शुरू से तंबीह कर रहे थे सदर ट्रंप को कि ये डेंजरस गेम है, क्योंकि आप देखिए इस सारे लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अरब ममालिक का हुआ है जो खित्ते में मौजूद, सबसे ज्यादा।
उनकी सिक्योरिटी भी गई, उनकी इकोनॉमी भी गई, उनका पॉलिटिकल स्टेचर भी खराब हो गया, एक क्रेडिबिलिटी थी उनकी कि ये सेफ हेवन है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट फैसल के साहब, लिए, फिर टूरिज्म सोचने के की लिए। बात यही है, सवाल यही है कि मकासद क्या थे, हासिल क्या हुआ? क्योंकि हमने देखा जो कैंट ने जो इस्तीफा दिया इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर अमेरिका के जो हेड थे, उन्होंने भी ये बात कर दी कि ऐसा नहीं लगता कि ईरान जो है वो कोई जौहरी हथियार बना रहा था। तो अगर वो नहीं बना रहा था तो फिर ये हमला तारीख में बिला जवाज नहीं लिखा जाएगा? ईरान के ऊपर जो किया गया जारहियत समझा जाएगा इसे? देखिए, इजराइल का तो मोटिव बड़ा क्लियर था कि उसने ईरान को ये तहस नहस करना ही था, क्योंकि उसका जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है उसमें ईरान एक बहुत बड़ी रुकावट था। तो उसका तो था ही। मैं अमेरिका के हिसाब से आपको ये बताऊं कि अमेरिका भी बगैर किसी मकसद के यहाँ नहीं आया है। अमेरिका का भी एक बड़ा मकसद है यहाँ आने का, और अगर आप उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पढ़ें जो नवंबर 2025 में आई है, तो उसमें उन्होंने कुछ कोर इंटरेस्ट दिए हैं फॉरेन पॉलिसी के, और एक कोर इंटरेस्ट उसमें से ये है कि हम किसी भी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट में वहां के तेल और गैस के जखायर और वहां की आबी गुजरगाहों पे काबिज नहीं होने देंगे। ये उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। तो इनके माइंड में तो ये था कि इन्होंने मिडिल ईस्ट में आके किसी और के कंट्रोल के बजाय अपना कंट्रोल मुसल्लत करना है यहाँ पे। तो आए तो ये किसी मकसद से, तैयारी पूरी नहीं वाली की। सिचुएशन बनाना चाह रहे थे ये। जी जी जी, बिल्कुल वेनेजुएला वाली सिचुएशन। और क्यों बनाना चाह रहे थे कि वेनेजुएला से भी चाइना को फायदा होता था, यहाँ से भी चाइना को फायदा होता है, तो इन दोनों जगहों से चाइना का बाजू मरोड़ेंगे। मसला ये है कि तैयारी पूरी करके नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ मार खानी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है फैसल साहब, तैयारी इन्होंने पूरी की नहीं थी और ये ईरान को भी वेनेजुएला समझ रहे थे, लेकिन ये जानते नहीं है कि ईरान तो कौम ही ऐसी है जो डट जाती है और जो शहादत का जज्बा लेकर जी पैदा हुआ है मुसलमान, तो उसको डराना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन वाली सूरत हाल है। और जिस तरह से ईरान हम देख रहे हैं डटा रहा और एक ताकत उभर के सामने आया, तो सिचुएशन अब ये है कि अमेरिका को गिव अप करना पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ रही है, और कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, और जंगें ख़त्म करवाने वाले ने यूं समझ लें कि जंग शुरू की है। तो बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। ये सारी सूरत हाल में अब हमने देखना है कि आगे आने वाले दिनों में मुज़ाकरात हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और अमेरिका कोई सेफ एग्जिट ढूंढ तो रहा है वैसे कि क्या करता है उस सारी सूरत हाल में। सालिसी का किरदार अदा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ये भी देखिए सालिसी भी चल रही है और अमेरिका के अंदर से कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, आवाम कितना रेजिस्ट कर रही है, उनके टैक्स पेयर का जो पैसा है जो उसको यूज़ किया जा रहा है। और इसीलिए अब लगता है कि अमेरिका जो है जब ये बात करता है कि वो जनाब अरब ममालिक का दिफा करेगा, तो असल में जो हथियार उनको बेचे हुए थे उनको भी इस्तेमाल करना चाहता है। वो भी जनाब जब अमेरिका के डिस्पोजल पर आ जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि जो हथियार खुद बेचे हुए हैं उनको अमेरिका इस्तेमाल भी कर लेगा, कॉस्ट कोई दे और उनको इस्तेमाल कोई करे और अपने मकासद हासिल करे। ये बड़ी एक अजब सी सूरत हाल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो बड़ी मुश्किल से एक बैलेंस जो है वो बना कर रखे हुए है, तवाज़ुन जो है पाकिस्तान ने कायम रखा हुआ है। तो देखते हैं सूरत हाल में क्या तब्दीली आती है आने वाले दिनों में। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब जी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नात ख्वां, और उनसे नात सुनेंगे अवैस रज़ा साबरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं आप? खालिद महमूद कराची से एक शायर है, उनका लिखा हुआ कलाम। बिस्मिल्लाह जी। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर
है दिल ठिकाना, नेमतें सब वो ही खिलाते हैं, नेमतें सब वो ही खिलाते हैं। दाना दाना मेरे हुजूर का है, मुझ सासी कहाँ मदीना कहाँ, ये बुलाना मेरे हुजूर का है, ये बुलाना। हश्र में उनके साथ उठेगा, हश्र में उनके साथ उठेगा जो दीवाना मेरे हुजूर का है। जिन पे उतरी, जिन पे उतरी, जिन पे उतरी है आया तत्हीर, वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है। जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद। पंजगाना मेरे हुजूर का है, पंजगाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। और बहुत खूबसूरत कलाम उवैस। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से माह रमज़ान अब हमसे जुदा होने को है, तो माह रमज़ान की जुदाई से मुतालिक भी अगर कोई दो अशार नातिया कलाम के। अलवदा 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 है माह रमज़ान हमसे जुदा है। अलवदा 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 है माह रमज़ान हमसे जुदा है। तेरी फुरकत में जलते हैं सीने, तेरी फुरकत में जलते हैं सीने। कैसे गुजरेंगे 11 महीने, कैसे गुजरेंगे 11 महीने। तेरे जाने से दिल रो रहा है। अलवदा अलवदा माह रमज़ान।
अलवदा 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 है माह रमज़ान तू हमसे जुदा है तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बड़ा था तेरे जाने से दिल रो रहा है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है अलवदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। बहुत खूबसूरत आवाज़ अवैस आपकी और वाकई दिल उदास है और जिस तरह दिल खुश हुआ था रमज़ान के आने पर वो जो बरकतें सादतें हम समेट रहे थे हम दुआ करते हैं वो जो 11 महीने बाकी के हैं उसमें भी हम ऐसे ही नज़्म व ज़ब्त कायम रखें इबादत करें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। बिल्कुल महम और चंद सातें अब हमारे पास हैं और आप यूँ समझिए कि एक रोज़ा बाकी है और आज की जो चंद सातें हैं आज के रोज़े की तो कोशिश करें कि जो बाकी के 11 महीने हैं जो रमज़ान में हमने सबक सीखा है हम उसको इम्प्लीमेंट करें अमली तौर पर उसका मुजाहरा करें 11 महीनों में और फिर यूं ही समझें कि ये भी माह रमज़ान ही है तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी इनफरादी तौर पर संवर जाएगी बल्कि जो ये माशरा है वो भी बड़ा खूबसूरत एक मंजर जो है वो पेश करेगा। बिल्कुल अभी वक्त हुआ ब्रेक का देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। डेली आपसे मुलाकात होती है डेली हम आपको सिखाते हैं मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपीज और यकीनन इफ्तार पकवान का आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और डिफरेंट रेसिपीज सीखी होंगी और घरों में ट्राई की होगी। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी ने, सेब्रोसो, केनॉल और डालडा ने और अब मैं बुला लेती हूँ उनको जो कि आज कुछ चटपटा मजेदार मुनफरिद बनाने लगी हैं। मैं बुलाती हूँ हमारी सबकी फेवरेट शेफ अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज जो हमने कॉम्बो किया हुआ है ना, मैं बनी हुई हूँ लाल मिर्च और ये बनी हुई है हरी मिर्च। हाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि करशी जामे शीरी मैं हूँ और करशी इलायची ये हैं। ऐसे ही यस बहुत अच्छी लग रही है। ग्रीन तो वैसे मेरा फेवरेट कलर है। तो एज ऑलवेज खूबसूरत लगती है। चलें, थैंक यू। मैं इसी चीज का वेट कर रही थी कि कब आप मुझे कुछ कहें। खाना तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, जो असल मकसद है वो हमारे कपड़े पहनना है। देखिए तारीफें कर रहा, एक दूसरे की तारीफ करना। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। और रमजान में ना अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो अच्छी बात है, आपकी तारीफ करने से किसी का दिन बन सकता है। और अगर आप किसी की तारीफ नहीं करते, आग लगाते हैं दूसरी वाली, तो उसका दिन खराब भी हो सकता है। कोशिश किया करें कि लोगों का दिन अच्छा करें। बिल्कुल। और अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो आपने एक बुक्स वाली एक बात रखी थी कि दिलों में बुक्स रखकर अगर आप किसी को मिल रहे हैं या और फिर मुनाफकत करते हैं कि जब वो आपके सामने आता है और आप उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं तो मुनाफकों का जो एंड है ना वो बहुत बुरा है। इसलिए जो है आपने या तो फिर 101 अच्छी किसी के साथ रखें या फिर उससे बिल्कुल ही किनारा कशी कर लें। ये सबसे बेस्ट है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें। लेकिन अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज कुछ दाल शाल बनने लगी है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आज की जो रेसिपी है वो भी शाही है, फुल ऑन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन दाल माश। और मैं ये कहा जाता है कि माश की दाल जो है वो दालों में सबसे सुपीरियर है और सबसे एक्सपेंसिव भी दालों की किंग है। दालों की किंग है, ये सही कहा है। अच्छा, ये दाल को हमने सोक करके रखा हुआ है। दालों की क्वीन है, हमें तो नहीं पता कि यस किंग क्वीन आपको डिसाइड कर लीजिएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, दाल को हमने सोक करके रखा हुआ है तकरीबन 4 से 5 घंटे। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप दाल को जो है वो गला भी सकते हैं। लाइक उसको 70 या 80% आप गला लें और फिर बाकी की जो है वो 20%
100% जब आप उसको चिकन के साथ बनाएंगे तो वो तब हो जाएगी। अब इसमें चिकन आप होल चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं और आप इसके अंदर जो है वो चिकन मिन्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो भाई पहला स्टेप हमारा हमेशा की तरह है कि आएगी आग हांडी, लगाएगी, हांडी आएगी, फिर आग लगेगी और उसमें डलेगा डालडा, जो कि हम सबका फेवरेट है। बिल्कुल। डालडा घी या डालडा ऑयल आप दोनों में से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आज हम इसके अंदर ऐड करेंगे डालडा तो ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल। आपने मुझे बस क्वांटिटी बतानी है। हाँ जी। डालडा लाया ज्यादा सेहत ज्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्योंकि दाल माश है, दाल माश थोड़ा ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब करती है अपने में, तो हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। बस दैट्स इट। तकरीबन हम 1 से 1.5 कप के करीब जो है डालेंगे। अकॉर्डिंग टू आपकी दाल के हम इसके अंदर जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसमें जो है क्वांटिटी वाइज ये 1/2 kg दाल है इसके अंदर, और 1/2 kg ही अप्रॉक्स 300 ग्राम्स के करीब जो है या 500 ग्राम्स के करीब हम इसमें चिकन का यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ विद बोन्स, आप क्यूब बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और आप खाली चिकन मिन्स भी या यूज़ कर सकते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसमें जाएगा अनियन, और इसमें सारी चीज़ें जो है वो पेस्ट फॉर्म में जाएंगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अनियंस को, और अब हम अनियंस को अच्छी तरीके से जो है इसमें कुक करेंगे जब तक इसका अच्छी से जो है वो कच्चापन ना दूर हो जाए। क्योंकि ये प्याज़ों का कच्चा, मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ को रिपीट किया है कि प्याज़ों का कच्चापन जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पूरे खाने में से जो है वो प्याज़ों की हमक आती रहेगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि खाना शायद कच्चा है या प्याज शायद सही भुने। प्याज का पकना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग जब प्याज खाते हैं तो उनका मुंह बताता है कि हाँ, ये प्याज खा कर आए हैं। बिल्कुल। तो प्याज खाने के बाद ब्रश भी करना है, और अगर हम हांडी बना रहे हैं तो प्याज को पकने देना है। एग्जैक्टली। ताकि वही वाली जो हम बात कर रहे थे कि प्याज की एक स्मेल ना आए। एग्जैक्टली। इसी टाइम पीरियड में जितनी देर में प्याज फ्राई हो रहा है उसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि साथ साथ जो है हमारी दोनों चीज़ें वो हो जाए। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, सेम रेशो में जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये चला गया इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, डाल लेते हैं साइड पे, और अब करेंगे इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई जब तक ये हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा हमारी दोनों चीज़ें, तो हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस के साथ इसके अंदर चला जाएगा चिकन। और चिकन को डालकर आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पकाना है, इतना कि उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। जब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, और मसालों में इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक, साथ में सूखा धनिया जाएगा, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, साथ में लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्चें, गरम मसाला है। और जब बिल्कुल हमारा मसाला रेडी हो जाएगा उसके बाद हम दही डालेंगे, दही को अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद सबसे लास्ट हमारा जो होगा वो होगा हमारा दाल डालकर फिर हमने इसको पानी डाल के पकने देना है। अच्छा, दाल को कितनी देर तक भिगो के रखें? तकरीबन अगर ओवरनाइट सोक की हुई है दाल तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि माश की दाल को जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। तो अगर आप उसको ओवरनाइट सोक कर देंगे तो उससे बहुत अच्छा सा जो है वो एक टेक्सचर आपकी दाल में आता है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि अगर आपके मेहमान आ रहे हैं और आपने अर्जेंटली एक दाल वाली को डिश बनानी है और आप ये वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 80% या 70% जो है आप माश की दाल को गला लेंगे नमक डालकर। और उसके बाद जब अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो फिर हम ग्रेजुअली चेक करते रहेंगे, क्योंकि दाल के अंदर ये जो दाल है आप इसको खड़ी खड़ी ज़्यादा अच्छा इंजॉय करते हैं कि खिली खिली दाल बने। अगर ये बैठ जाएगी माश की दाल तो वो टेस्ट में इतनी मज़ेदार नहीं लगती। तो इसके अंदर हल्की सी हम जो है ना मतलब इतना मार्जिन रखते हैं कि वो दम की आँच में जो है बगाया रिमेनिंग हो जाए। तो ये हो गया है लाइट गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा चिकन है। तो चिकन में से जो है हम बोनलेस पीसेस ऐड कर लेते हैं। ये चला जाएगा चिकन इसमें। अब इसकी करेंगे अच्छी तरीके से भुनाई गोश्त की। अब ये लाइट सा जैसे ही देखें अब मैंने इसको मिक्स किया तो इसने अपना कलर जो है वो चेंज करना जो है वो शुरू कर दिया है। इसी टाइम में जो है कि जैसे जैसे साथ साथ पकता रहेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से जो है इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर,
और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है। साथ में इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी का जो है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कंपेरेटिवली हल्दी हम ऐड करेंगे क्योंकि माश की दाल में हल्दी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ही इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे जितनी आपने उसको स्पाइसी रखना है ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपने अगर आपको मिर्चों वाला खाना पसंद है ज़्यादा तो आप इसमें और थोड़ी सी लाल मिर्चें जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसकी 1 से 2 मिनट जो है वो भुनाई करेंगे ताकि चिकन में जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर के साथ ही चला जाएगा इसमें पानी और इतना पानी इसमें डालेंगे कि हमारे जो चिकन है वो बिल्कुल टेंडर हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसकी मसाला बिल्कुल जब भून जाएगा तो फिर हम इसमें माश की दाल डालकर उसको अच्छी तरीके से जो है वो भूनेंगे। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम उसको दम की आंच पे कर देंगे ताकि इतनी देर में जो है हमारी दाल जो है। दाल सिर्फ आप रोटी के साथ ही खा सकते हैं? ये दाल सिर्फ रोटी के साथ, हाँ बिल्कुल, इसका कॉम्प्लीमेंट सिर्फ रोटी है, वो भी तंदूर की जो सादी रोटी होती है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा जो है दाल कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। क्योंकि हमारी दाल बॉयल नहीं है तो हम चिकन को इतना ज़्यादा नहीं गलाएंगे, थोड़ी कसर रखेंगे ताकि वो दाल के साथ भी जो है थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। और दही कब ऐड? जब मसाला इसका बिल्कुल भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, या बल्कि इसके साथ भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें टमाटर जो है वो ऑलरेडी ब्लेंडेड है तो हम दही इसके साथ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है, छोटा कप मतलब कि हाफ कप बनाइए, हम इसके अंदर दही का ऐड करेंगे। अब इसमें आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने इसको कवर कर देना है जब तक आपका जो चिकन है वो 70% जो है वो गल ना जाए। चलें, तो हमारा जो है चिकन वो कुक हो रहा है। हाँ, तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। आप देखते रहिए इफ्तार पकवान। तो ब्रेक के बाद आपको इफ्तार पकवान में वेलकम कहते हैं। आज हम बना रहे हैं शाही चिकन दाल माश और हमारा जो चिकन है वो पक रहा है इस वक्त जी बिल्कुल। और अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल। जी बिल्कुल। और ये देखिए चिकन की बड़ी अच्छी सी जो है वो ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला जो है वो तकरीबन भुन गया है। अब तकरीबन हमारा जो चिकन है वो आप समझे कि 50% जो है वो गल गया है। अब 50% वो गल गया है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल माश। हम इसमें जाएगी माश की दाल और इस तरीके से हम इसको कर देंगे ऐड सारी दाल को और अच्छे तरीके से आपने सारी दाल इसमें डाल देनी है और फिर हम इसको पकने देंगे। एक दफ़ा अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, थोड़ी तेज़ आंच करेंगे नीचे से ताकि इसमें जो है बबल आना स्टार्ट हो जाए और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और फिर डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारी दाल माश जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो जाती। बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी देर लगेगी। पानी चाहिए अभी मैं इसमें ऐड करूंगी लेकिन पहले एक दफ़ा बबल आ जाए, जैसे अभी आना शुरू हो गया, 1-2 मिनट इस तरीके से खुल के ज़रा बबल आ जाएगा दाल के अंदर तो फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब आप इसके अंदर भर के जो है हम पानी के ऐड करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें और भी पानी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह जो है ये रिमेनिंग दाल जो इसके अंदर है वो भी हम अपनी इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये दाल को जो है आप ख़ास तौर पे वैसे ये जो दाल है ना ये गर्मियों की बहुत बड़ी सौगात है। ये दाल मेजॉरिटी लोग जो हैं अपने घरों में दोपहर के खाने के अंदर ये दाल बनाते हैं और इसके साथ जो है कच्ची लस्सी का जो है वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये दाल वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समर बेस्ड हमारे फूड होते हैं उसमें उनमें से एक जैसे भिंडी है। लेकिन अब तो खैर ये वो चीज़ें हो गई जो पूरा साल आपको मिलती हैं, लेकिन पहले के वक्तों में ये वाली माश की दाल बहुत लोग शौक से दोपहर के खाने में खाते होते थे। साथ में आपने कच्ची लस्सी बना ली, उसी तरह जैसे भिंडी हो गई, इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं कि दोपहर में खानी चाहिए। जी बिल्कुल। और इस तरह से लोग दोपहर में ही दालें बनाते हैं। और अगर माश दाल की बात करें तो ये तो बनती ही दोपहर में जी बिल्कुल। और खाने का मजा भी दोपहर में ही आता है। और मुझे वैसे के साथ मुझे पर्सनली ये दाल जो है ना बगैर किसी लाइक चिकन या मटन या बीफ के अच्छी लगती है। खड़ी खड़ी माश की दाल अक्सर औकात ढाबों पे बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि जो ढाबा स्टाइल की माश की दाल है ना शायद आप वैसी दाल जो है ना वो अपने घर में वैसी दाल नहीं बना सकते। पता नहीं, आई डोंट नो कि वो नहीं बना सकते। ये बड़ा अहम सवाल है कि जो चीजें हम ढाबे पे खाते हैं, स्टॉल्स पे खाते हैं, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है।
हाँ। घर में बनाते हैं डिफरेंट इसका जवाब नहीं मैं दे वो जो आप सकती। सोच रहे हैं वो इसका हाँ, जवाब। इसका जवाब वही है। कुछ चीजें अनहाइजीन जो होती है ना वो ज्यादा टेस्टी मजे की होती है, लगती हैं। मजेदार लगती हैं। ये फिर ये एक और भी चीज हो सकती है कि ये ह्यूमन नेचर भी हो सकती है कि उसको लगता है कि ऐसी स्ट्रीट फूड जो है वो ज्यादा बहुत लोगों को पसंद होता है स्ट्रीट फूड, और उसी में ही जैसे एक ये हम दाल अंदरून लाहौर की बात करें तो हाँ। अंदरून लाहौर में इतनी शॉप्स हैं कि जहाँ पे पाई बहुत अच्छे मिलते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर निहारी बहुत अच्छी मिलती है। तो हम सब सोचते हैं कि ऐसा वो क्या करते हैं, बिल्कुल, तो हम पहुंच भी जाते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम सबर शुक्र करके खा लेते हैं। कहते हैं ना जबान के टेस्ट के लिए कुछ चीजें नजरअंदाज कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम चलें। इसको जो है हल्की आंच कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो है ये अच्छी तरीके से टेंडर ना हो जाए। अब इसी पानी में ही आपका चिकन जो है वो भी टेंडर हो जाएगा और दाल भी जो है आपकी टेंडर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और पानी डालेंगे। लास्ट ही हम इसके अंदर सिर्फ ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, काली मिर्चें और गरम मसाला डालकर जो है हमारी शाही चिकन माश दाल जो है वो रेडी हो जाएगी और आप फिर इसको एंजॉय करेंगे ताज़ा ताज़ा गरम गरम रोटियों के साथ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक सहरी के लिए भी और अफ्तार के लिए भी, जो डायरेक्टली डिनर कर लेते हैं बिल्कुल उनके लिए। तो अब जो है हमारी दाल को कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लेम को तेज़। तो ऑलमोस्ट ये जो है पकने की प्रोसीजर पे आ गई हुई है, तो इसको कवर को हटा देते हैं और अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है इसकी करेंगे भुनाई। हमने बिल्कुल इसको ड्राई करना है, इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जितनी ये ड्राई होगी उतनी ही दाल मज़ेदार होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी जो है वो आप समझिए कि थोड़ी जूसी दाल पसंद है या थोड़ी ग्रेवी वाली दाल पसंद है तो आप इस टाइम पे भी जो है इसको चूल्हे को बंद कर सकते हैं। और फिर कुछ लोगों को अच्छी लगती है दाल के ऊपर दोबारा से तड़का लगाना, तो आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा घी लेकर उसमें हरी मिर्चों को कट करके उसका तड़का भी इसको लगा सकते हैं। और जो होता है अदरक उसका भी आप इसको तड़का लगा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसके अंदर काली मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें और उसके साथ इसमें जाएगा गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला जो है वो आप समझे कि माश की दाल की जान है, तो ये आपने ज़रूर डालना है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जो ज़ीरा पाउडर है लास्ट में दोबारा से, ताकि उसकी जो फ्रेश स्मेल जो है वो आए खाने से। अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और आप देखें कि गरम मसाला डालने के बाद हमारी दाल का एंटायर कलर चेंज हो गया ना, तो ये जो है दाल इस गरम मसाले के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। इस तरीके से ये पकती रहेगी। तो मीनवाइल जो है हम इसमें वेजीज ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें और अब हम करेंगे इसका फाइनली इसकी जो है हम चॉपिंग करेंगे धनिए की, थोड़ा थोड़ा साथ में ऐड कर देंगे और थोड़ा जो है हम अपनी गार्निश के लिए जो है वो बचा लेंगे। इस तरीके से हम धनिए को अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लेंगे। हाँ जी, तो आप इसको जो है इस तरीके से ये डल गया, इसके अंदर हो गया धनिया। अगर जन्नत आप इसको साथ साथ जो है मिक्स करती जाएं। हाँ, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साथ साथ ही ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज को आपने बिल्कुल फाइनली स्लाइस करना है। इस तरीके से हो गई है ग्रीन चिली और आपने इनको एंजॉय करना है गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ और उसी के साथ ही खाने का आपको मज़ा आएगा। इसको ये चला गया है इसमें हरी मिर्चें। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, दाल बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा और हमारा जो है कुक हो चुका है बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हरा धनिया जाएगा इसके अंदर और साथ में इसमें जाएगी हरी मिर्चें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जो है अदरक वो भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिक्स करूं? हाँ जी, हाँ जी, मिक्स करूँ। और बाकी जो है रिमेनिंग हम तब इसमें ऐड करेंगे जब इसको हम बिल्कुल ही सर्विंग के टाइम पे होगी ये दाल। तो अब हम इसको करेंगे, इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे नीचे से, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरीके से आपकी कहते हैं ना कि भुन जाए, क्योंकि इस दाल का भुनना बहुत ज़रूरी है। जब ये भुनेगी, जब तो इसके ऊपर ऑयल आएगा, अब देखिए मैंने कितना ज़्यादा ऑयल डाला था, ऑलमोस्ट दाल में जितना भी ऑयल था वो सारा अपने में ऑब्जर्व कर लिया। और अगर आप कम ऑयल डालेंगे तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट बनेगी और वो जूसी नहीं होगी। तो इसलिए इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो हमें डालनी बहुत ज़रूरी है।
तो बस और 1 आध मिनट इसको हम कुक करेंगे और फिर हम इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी दाल हो गई है ज़बरदस्त किस्म की जो है शाही चिकन दाल हो गई है। बिल्कुल। और अब हम बहुत इसको करेंगे, अच्छी स्मेल आ रही है। बिल्कुल। और अब हम इसको और करेंगे, बहुत यमी लग रही है, बहुत मजेदार भी लग रही है ये। एग्जैक्टली इस तरीके इसमें से। बीफ मटन भी, बीफ मटन, हाँ आपकी मर्जी, अपनी इसमें ऐड करो। मीट अपनी मर्जी से आप ऐड कर दें, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये वाली दाल खालिस भी, मतलब कि अकेली भी खाई जा सकती है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ेदार लगती है। इस पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है धनिया और हरी मिर्चों को मिक्स करके हम इसके ऊपर स्लाइड सा थोड़ा सा डालेंगे और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है गरम मसाला उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारी शाही चिकन दाल माश हो गई है रेडी, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ताज़ी जो तंदूर की सादी रोटी होती है उसके साथ या घर की चपाती के साथ। इट्स अप टू यू, एंजॉय करें और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको हम हर तरह की रेसिपी सिखाएं, चाहे वो दाल हो, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो या जंक फूड हो। और यकीनन आपने इस्तेफादा जो है वो लिया होगा और आपने भरपूर एंजॉय किया होगा हमारे इस सेगमेंट को। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और ईद की तैयारियां अरूज में हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि ईद सिर्फ नए कपड़ों या लजीज पकवानों का नाम नहीं, बल्कि ये नाम है अपने इर्द गिर्द मौजूद उन सफ़ेद पोशों का हाथ थाम लेने का जो अपनी महरूमियों को छुपाए बैठे हैं। सदका फ़ितर इसी समाजी हमदर्दी और हुक्म इलाही का खूबसूरत निज़ाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सदका फ़ितर जहाँ रोज़ेदार के लिए पाकीज़गी का ज़रिया है, वहीं ये मसाकीन के लिए ईद की खुशियों का सबब भी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसलिए वाजिब करार दिया ताकि ईद के दिन कोई भी हाथ फैलाने पर मजबूर ना हो। और ये एक ऐसी इबादत है जो मुआशरे में मसावात की अमली तस्वीर पेश करती है। और इसी अहम मौजू पर नाज़रीन गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना फ़िदाउर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस टॉपिक के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो और ये बताइएगा, इस्लाम में सदका फ़ितर के पीछे असल फ़लसफ़ा और हिकमत अमली क्या है? बहुत अहम सवाल है। हस्ब साबिक़ आपके खूबसूरत प्रोग्राम में आने पर मैं आपकी दावत पर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, बुनियादी तौर पर रब्बुल आलमीन ने जो किताब हमारे लिए नाजिल की है, उस किताब मुबीन में जहाँ जहाँ मालिक अपने हुकूक़ की तरफ तवज्जो दिला रहा है, तो वहाँ वहाँ वो अपनी मखलूक के हुकूक़ का भी बता रहा है। अब देखें कि सूरह बकरा का आगाज़ है तो अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इक़ामत सलात के साथ जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। और एक बड़े मज़े की आयत, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ जिसने तज़किया किया। अब यहाँ मन तज़क्का से मुराद बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि जिसने सदक़ा फ़ितर दिया। सही। तो सदक़ा फ़ितर का बुनियादी तौर पर जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि ईद जो अहले ईमान के लिए खुशी का मौका है, मसरत का मौका है, फ़रहत का मौका है। उस खुशी और मसरत और फ़रहत के मौके पर कोई आदमी माली तंगदस्ती की वजह से खुशी से महरूम न रह जाए। यहाँ ये मालूम होता है खुशियों का ताल्लुक़ मादियत से है किसी दर्जे में, और ये बात तो अटल बात है, पक्की ठक्की बात है। जब हम तकसीम करने वाले बनते हैं ना जी, तो ये खुशियाँ तकसीम करते हैं, मालिक हमें वो खुशियाँ डबल ट्रिपल करके हमें वो वापस लौटाता है। बिलाशुबा। और माली तौर पर भी जब हम 10 खर्च करेंगे, उस मालिक ने, रब्बुल आलमीन ने दुगना चुगना करके वापस लौटाना है। उसके बंदों से प्यार का जज्बा तो पैदा हो। और फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री, कि सदका फ़ितर को आपने वाजिब करार दिया। तुहरन लिस्सियामी मिनल लग़वी व रफ़सी व तुअमतुन लिल मसाकिन। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि रोज़ों के लिए पाकी का सबब है। जो मुँह से कुछ कोताही हुई, कुछ कानों से कमी कोताही हुई, कहा जाता है ना कि रोज़ा इन सारी चीज़ों का है।
तो इन चीज़ों की कमियों को दूर करने के लिए जब हम सदका फ़ितर देते हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। नंबर 2, मसाकीन के खाने के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया है, इंसराम कर दिया है कि जहाँ हम यानी भूखे प्यासे रहे हैं, अब उस भूख प्यास का दर्द महसूस करके कि जिनके पास फरावानी नहीं है, जिनके पास माली मुश्किलात हैं, तो उनके साथ हमने ताउन करना है, उनके साथ हमारा हुस्न सलूक होना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये भी कहा जाता है कि जब तक आप सदका फ़ितर अदा नहीं करते, आपकी जो रोज़े हैं, इबादत हैं, ये मुअल्लक रहती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ऊपर तक नहीं पहुंच पाती मकाम मकसूद तक। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, हदीस में आता है कि ये यानी रोज़े जो हैं वो मुअल्लक रहते हैं, रमज़ानुल मुक़द्दस की इबादत मुअल्लक रहती हैं। अल्लाह ने तभी कबूल करनी है जब खालिक के साथ मखलूक का हक़ भी अदा किया जा रहा हो। और आपके तवज्जो से ये भी अर्ज़ करूँगा कि देखें, हमसे लोग मसला पूछते हैं, बल्कि आते आते भी आ रहा था जी कि मैक्सिमम मिनिमम बताएं कि ये क्या है, किस तरह से। और यहाँ एक उसूल ज़हन में रखें, बदनी इबादत के अंदर हम इजाफा नहीं कर सकते कि 4 रखते हैं, 5वीं रकत हम नहीं पढ़ सकते, 2 सजदे हैं, तीसरा सजदा नहीं कर सकते। माली इबादत में ये उसूल है कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएंगे। अब जो सदका फ़ितर है, 2-3 अहम मसले हैं, मैं अर्ज़ कर दूँ। नंबर 1, 300 रुपये हमारे शहर लाहौर का वो कम से कम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात है, वो जितना चाहे कोई दे सकता है, लेकिन फिर भी कुछ निसाब बनाया है। अजवा खजूर है, वो तकरीबन अच्छी क्वालिटी के लिए तो 15,000 रुपये की बनती है। और फिर जो का है वो 1100 रुपये का तकरीबन बन जाता है। किशमिश भी 4,000 5,000 के लगभग जो दरमियानी किशमिश हो वो तकरीबन इतने में आती है। तो इस हिसाब से भी देना चाहिए। हम मुड़ मुड़ के पूछ रहे होते हैं जी कि वो सरसाया किन्ने दा गया, वो मतलब ये तो होता है कि भाई कम से कम में 300 रुपये पे काम टपका हो, ऐसा नहीं है। देखें, जब बेहतरीन पैकेज होगा, एक घराने का अगर 15,000 रुपये से हिसाब से वो फितराना दिया जा रहा है और बीवी बच्चे और शौहर मिला के तकरीबन कोई 1,00,000 1.5 लाख का मिल रहा है, और हम उस किसी घराने में, मुस्तहिक घराने में 1,00,000 1.5 लाख रुपए जब देंगे तो खुद सोचिए कि ईद कितनी शानदार गुजरेगी। और वही उसी क्वालिटी की आप भी खा रहे हैं तो तकसीम भी वही करें, ऐसा ही है। अच्छा मौलाना साहब, सबसे ज़्यादा बेहतरीन वक्त कौन सा है फितराना अदा का? हाँ, बड़ा अहम सवाल आपने किया। तो रमज़ानुल मुक़द्दस में जब भी देंगे ये अदा हो जाएगा। सही। तो देखिए ना, अब ईद की तैयारी करनी है, या तो ये है कि भाई ईदी की शक्ल में मुस्तहिक लोगों को दे रहा हूँ, ईद के दिन दे रहा हूँ, वो भी है। लेकिन ईद की नमाज की अदायगी के बाद सवाब में कमी हो जाती है। अदा तो हो जाता है, अच्छा, लेकिन सवाब में कमी हो जाती है। सही। इसलिए बेहतर ये है कि आखिरी अशरे में आदमी को दे देना चाहिए मुस्तहिकीन तक, ताकि वो नया कपड़ा ख़रीदना है, नया जूता ख़रीदना है, ये खुशी तो है ना, खुशी मनानी चाहिए। उस खुशी में शरीक करने के लिए इसलिए ईद की तैयारियों से कबल ये रकम हम मुस्तहिकीन तक पहुँचा दें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी उतना ही फितराना जो है वो अदा करना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, हाँ, ये भी बड़ा अहम मसला है। नाबालिग औलाद का फितराना वो वालिद के ज़िम्मे है, और जो वालिद जिस हिसाब से अपना दे रहे हैं ना, उसी हिसाब से वो अपनी औलाद का भी देगा। बिल्कुल सही। अच्छा मौलाना साहब, ये भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे रकम की अदायगी नहीं करते या अनाज जो है वो तकसीम करके कहते हैं। अनाज का गाँव देहातों में देखिए अदा तो उससे भी हो जाता है, चूँकि जो असल निसाब बनाया गया ना कि गंदम का है, जौ का है, खजूर का है। लेकिन मौजूदा दौर में देखिए हर जगह का एक यानी आप ये समझ लें कि तकाज़े बदल रहे हैं, मुतालबे बदल रहे हैं। उसूल शरीयत तो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन बेहतर यही है कि आज के दौर में जो रकम है वो दे दी जाए, ताकि आदमी अपनी ज़रूरत, जो उसकी ज़रूरत है वो उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सके। अब हम अगर गंदम ही दे रहे हैं, खजूरें ही दे रहे हैं, वो इतनी सारी जमा हो रही हैं, वो बेचारा वो कि यार मैं क्या करूँगा, अजवा खजूरें 10 किलो उसके पास आ गई हैं, अब लेने वाला भी कोई नहीं है, खुद वो कह रहा है मैं शुगर पेशेंट हूँ, या कितने दिन खा लेगा। इसलिए बेहतर ये है कि नकदी रुपए दे दी जाएं। सही। और ये रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसमें ना एक चीज़ थोड़ी सी याद रखिएगा कि मैं इसको यूँ एलेबोरेट करना चाहूँगा कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मेरे ऊपर और नीचे के हैं, मैं उनको नहीं दे सकता। अच्छा। यानी वालिद हैं, वालिदा हैं, उनके ऊपर जितने रिश्ते हैं, मेरी औलाद की औलाद, मैं उनको नहीं दे सकता। लेफ़्ट और राइट की जो रिश्ते हैं मैं उनको दे सकता हूँ, यानी फुफियाँ हैं, चचा ताया, ठीक है, बहन भाई, भांजा भांजी, भतीजे वगैरह, इनको दे सकता हूँ।
ऊपर नीचे जो है ना उन रिश्तों को नहीं दे सकता। सही। इसी तरह से ये भी जहन में रहे कि खामद बीवी को भी नहीं दे सकता। अच्छा मौलाना साहब, हम देखते हैं कि मुआशरे में ना कहीं इस मौजू को लेकर या सदका फ़ितर की अदायगी को लेकर कोई ना कोई महरूमी भी होती है, उस तरह से नॉलेज भी नहीं होती है, या फिर अदा करते वक्त बहुत हिसाब किताब करते हैं। तो ये जो मुनसिफाना तकसीम है दौलत की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना कितना ज़रूरी है मुआशरे? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। नमाज फ़र्ज़ है, अकीमुस्सला, उसी नमाज के साथ आगे ज़कात का जिक्र है। जिस तरह हम नमाज के वाजिबात, नमाज के फ़राइज़, मुस्तहबात, उसकी रियायत रखने की कोशिश करते हैं, उसके अल्फाज की अदायगी सीखते हैं, उसमें पढ़े जाने वाले कलाम को सीखते हैं, इसी तरह से जो सदक़ा फ़ितर है या ज़कात है, ठीक है, वाजिब कुर्बानी है, इनके मसाइल सीखना भी उसी तरह से वाजिब हैं। और अब हिसाब होना चाहिए, लेकिन उसमें ये जहन में रखें कि अक्सर लोगों का, क्योंकि हम लोग हमसे जब पूछते हैं, मसाइल पूछते हैं, तो यहाँ इस शहर के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि 90% लोगों का ये होता है कि किसी तरह से मौलवी साहब हमें कहेंगे तुसी ते ताड़े ते नहीं बनती नहीं, आप पे नहीं बनती। ये कोशिश होती है। जी बिल्कुल, मतलब अक्सर का ये होता है कि भाई हमें किसी तरह से ये क्लीन चिट दे दें कि यार आप तो देने के काबिल नहीं है। हालांकि वो डबल ट्रिपल उन पे बन रहा होता है, अच्छा खासा बन रहा होता है। ये जो तर्ज अमल है ना कि यार बस हो गया, ये हो गया वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकायदा देखा जाए मुस्तहिक तक कैसे पहुंच रहा है। बल्कि मैं ये आपके तवज्जो से अर्ज़ करूँ कि मैं एक साहब को समझता था कि बड़ा मुस्तहिक है, लेकिन वो किसी ने बताया भाई इनके साहब का घर बन रहा है और बड़ा आलीशान है। मैं कह यार ये कैसे, किस तरह से है? तो मुस्तहिक को तलाश भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, और ज़्यादती भी नहीं करनी चाहिए कि ज़बरदस्ती आप बिल्कुल। किसी का हक भी मार लें सारी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त का। और वाकई जी रमज़ान का बाबरकत महीना है और वक्त से पहले अपना जो फ़ितराना है, सदका फ़ितराना, वो अदा करें ताकि उन लोगों को भी खुशियों में शामिल कर सकें हम, जो वो तमाम नेमतों से महरूम है जो आपके पास हैं, और आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी, और आपका तो पैसा डबल हो ये जाएगा। दिलाता ना कि अगर आप खुद भूखे प्यासे रहें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दूसरा अगर भूख से है और उस पर क्या कैफियत होगी, क्या आलम होगा। तो ये सीख कर उसकी मदद करना, इससे जनाब बेहतरीन नज़र क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान का बाबरकत महीना हमें एसार और सखावत सिखाता है, और जब बात हो एक ऐसे इदारे की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, तो जहन में सिर्फ एक नाम आता है, वो है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लाखों माओं की दुआओं और उनके बच्चों की मुस्कुराहटों का मरकज़ है, जिन्होंने कैंसर जैसे मूजी मरज़ को शिकस्त दी, चाहे उनकी जेब में 1 रुपया भी ना हो तो भी। और इस इदारे की ख़ास बात यह है कि यहाँ इलाज की बुनियाद मरीज़ की समाजी हैसियत पर नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत पर रखी जाती है। जदीद तरीन कीमोथेरेपी हो या फिर पेचीदा सर्जरी, यहाँ का स्टैंडर्ड किसी भी बैनुल अक़वामी अस्पताल से कम नहीं है। और आज हम इस इदारे की खिदमात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, जो गुज़श्ता 31 सालों से शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से वाबस्ता हैं, और अब वो लाहौर और पेशावर पाकिस्तान में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। तो डॉक्टर आसिम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर, कैंसर को अमूमन जानलेवा मरज़ समझा जाता है। मौजूदा दौर में इसके इलाज के इम्कानात को आप किस तरह से देखते हैं? इसके ट्रीटमेंट में कितनी बेहतरी, कितनी एडवांसमेंट आ चुकी है? शुक्रिया जी। सो कैंसर वाकई अंटिल रिसेंटली तो ऐसे ही समझा जाता था कि ये बिल्कुल डेथ सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स जो हैं उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है, ख़ास तौर पे अगर वो शुरुआत में पकड़े जाएं। हमारे यहाँ जो ख़वातीन का कैंसर है छाती का, वो सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में भी और हमारे हस्पताल में भी। और वो कैंसर ऐसा है कि अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ जाए तो तकरीबन 99% में मुकम्मल इलाज मुमकिन है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में आज भी ज़्यादातर ख़वातीन इस बीमारी के साथ स्टेज 3 में आती हैं, जबकि सिर्फ 40% इम्कान होता है मुकम्मल इलाज होने का। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन भी है और बिल्कुल क्यूरेबल है अगर अर्ली पकड़ी जाए। और बहुत सारे कैंसर्स इसी तरह हैं। कुछ कैंसर्स हैं जो हमारी आदतों की वजह से, तंबाकू वगैरह की वजह से होते हैं, तो वो तो इंटायरली प्रिवेंटेबल हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्क के दीगर कैंसर मराकज़, पाकिस्तान के तमाम मरीजों की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखते हैं? और अगर नहीं तो इस खला को पूरा करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? सो इस वक्त हमारा एस्टिमेट है कि 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं हर साल। और हमने 2 जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में और पेशावर में, पिछले साल फॉर एग्जांपल
14,500 नए कैंसर पेशेंट्स हमने एक्सेप्ट किए एक साल में, 1,80,000 में से। और इसके अलावा तकरीबन 35,000 मरीज ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका होता है और फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो हमारे 2 अस्पतालों में तकरीबन 50,000 मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज होते हैं। इसीलिए हम अभी अपना तीसरा अस्पताल बना रहे हैं कराची में, जो सबसे बड़ा होगा और जिसकी वजह से तकरीबन हमारी इनटेक डबल हो जाएगी। बट हमारा एस्टिमेट है कि शौकत खानम लाहौर जैसे तकरीबन 20 अस्पताल चाहिए हैं पूरे पाकिस्तान में, ताकि इसी मेयार का इलाज तमाम मरीजों का हो सके। तो काफ़ी अभी भी गैप है। बहुत सारे और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है और कैंसर का भी बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन हमारा मॉडल जो है कि एक टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात तशखीस के लिए भी और इलाज के लिए भी फराहम की जाएं। इस तरह के अस्पतालों की बहुत कमी है और यही हमारा मॉडल है। और हमारी उम्मीद है कि आपके व्यूअर्स और पाकिस्तान के लोगों के मदद से ये ख्वाब मुकम्मल होगा कि तमाम पाकिस्तान के मरीजों का इसी मेयार पे इलाज किया जाए इंशाल्लाह आइंदा दिनों में। इंशाल्लाह। आसिम साहब, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कितने तनासब से मरीजों को बिला मुआवजा इलाज दिया जाता है, फराहम किया जाता है? और जो लोग अदायगी करके इलाज करवा रहे होते हैं, क्या उनके लिए सहूलियात मुख्तलिफ होती हैं या फिर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है? जी बिल्कुल। कंसिस्टेंटली पिछले 31 सालों से 75% से ज़्यादा मरीज़ जो हैं हमारे, उनका मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है। और मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर जिसकी हमने बात की थी, ख़वातीन में छाती का कैंसर, उसका इलाज पे तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो ये छोटे सम्स नहीं है, बहुत महंगा इलाज है। खून के कैंसर का तकरीबन 30 लाख रुपया खर्च होता है, जस्ट कुछ एग्जाम्पल देने के लिए। तो हमारे मरीजों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हमने, जैसे आपने भी शुरू में कहा, जब हम मरीज़ एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उनके माली हालात पे ना कोई सवाल होता है, ना वो देखा जाता है, सिर्फ बीमारी और उसकी स्टेज देखी जाती है। अगर मरीज़ नहीं पे कर सकता तो उनको वही सहूलियात तमाम दी जाती हैं, उनको वही डॉक्टर्स देखते हैं, वही टेस्ट्स होते हैं, वही इलाज किया जाता है, उन्हीं कमरों में दाखिल होते हैं वो, और वही खाना भी उनको मिलता है जो उसको मिलता है जो कि खुद पे कर रहा हो। डॉक्टर्स और नर्सेज को नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं पे कर रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ज़कात फ़ंड्स का इस्तेमाल महज इलाज तक महदूद रहता है या इन्हें दीगर इंतज़ामी और ऑपरेशनल अखराजात में भी बरोए कार लाया जाता है? जी, ज़कात जितनी ज़कात हम इकट्ठी करते हैं उसी साल में ख़र्चते हैं, और सिर्फ ज़कात जिनके जो मुस्तहिक होते हैं उनके ऊपर ख़र्चते हैं, और सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर के ऊपर ख़र्चते हैं। तामीराती काम पे नहीं खर्ची जाती, मशीनरी या इक्विपमेंट नहीं ख़रीदी जाती, बल्कि सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। ये जो बाकी खर्चे होते हैं ये हम नॉन ज़कात जो डोनेशंस होती हैं और जो हमारा अपना हॉस्पिटल रेवेन्यू होता है, 20% के करीब मरीज़ खुद पे करते हैं, उससे जो मुनाफा आता है। और ख़ास तौर पे जो 185 हमारे लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स हैं मुल्क भर में, जहाँ कोई भी जाके पेमेंट करके दुरुस्त और बर वक्त लैब टेस्ट करवा सकते हैं, ये जानते हुए कि उसका भी जो मुनाफा है वो भी वापस आता है अस्पताल में और उससे मुस्तहिक मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके इदारे का ये क्लेम है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। इस मयार को जांचने के लिए अगर हम देखें तो कौन से पैमाने हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं और किस तरह से इसको सेट किया जाता है? हमने हमेशा कहा कि हम आला मयार की तशखीस और इलाज का काम करते हैं, लेकिन तकरीबन 10 साल पहले हमने सोचा कि इसकी कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, ताकि हमारे मरीजों को भी ये तसल्ली हो, और ख़ास तौर पे जो डोनर्स हैं, जो लोग ज़कात और अतियात देते हैं, उनको भी यकीन हो कि वाकई आला मयार का काम किया जाता है। हमने 2018 में जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेशन हासिल की अपने हॉस्पिटल के लिए लाहौर में, और 2019 में पेशावर के अस्पताल की हुई। ये एक US का इदारा है जो उनके अस्पतालों को एक्रेडिट करता है, एवेल्युएट करता है, ऑडिट करता है उनका। तो उसी मेयार पे वो हमारे अस्पताल को भी उन्होंने असेस किया। वहीं से टीमें आती हैं एवेल्युएट करने के लिए। ये 3 साल के बाद रिन्यू होता है, तो हमने इसको बाकायदगी से रिन्यू भी किया है। और 2022 में इन्होंने एक ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इवैल्यूएशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया, जिसको एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन कहते हैं, जिसमें उन्होंने हमारी तमाम सहूलियात लाहौर, पेशावर, कराची, तमाम लैब्स वगैरह का इकट्ठे 5 हफ्ते लगा के ऑडिट किया। और उस वक्त हम दुनिया की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थे जिसके पास ये एक्रेडिटेशन थी। ये पिछले साल अभी सितंबर में हमने दोबारा रिन्यू की है। इसके अलावा लैब का जिक्र आया था पहले भी, तो किसी भी हॉस्पिटल में लैब का
आला मेयार की लैब का होना बहुत ज़रूरी है, और हम इसका रेवेन्यू भी इस्तेमाल करते हैं मुस्तहक मरीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए या इलाज करने के लिए। तो कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से हमने 2023 में लाहौर की लैब का, और अभी 2026 के शुरू में जनवरी में पेशावर की लैब को भी क्रेडिट किया हुआ है उन्होंने। तो वो भी आला मेयार पे US स्टैंडर्ड्स पे ही काम करती है और उसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम हर साल बढ़ चढ़ कर एहतियात क्यों देते हैं? ये जो एतमाद आवाम करते हैं, इसके ये जो एतमाद वाली हम देख रहे हैं फ़ज़ा बरकरार भी रखी हुई है आप लोगों ने, इसके पीछे हिकमत अमली क्या है, क्या अवामिल हैं? इसमें दो चीज़ें हैं जी मेनली। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो रेप्यूटेशन थी, जिसकी वजह से लोगों ने शुरू में उनको पैसे दिए अस्पताल बनाने के लिए और चलाने के, लाहौर में उनको यकीन था कि वो जो जिस काम के लिए वो कह रहे हैं उसी पे खर्च जाएंगे। इसके बाद फिर हॉस्पिटल्स की अपनी रेप्यूटेशन है, अब 3 दिहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं। लोग खुद देख सकते हैं, लाखों मरीजों का इलाज हुआ है, उनके और लाखों जानने वाले रिश्तेदार, उनको भी पता है कि वाकई जो हम कहते हैं कि आला मेयार का काम किया जाता है और फ़र्क नहीं किया जाता उनमें जो खुद पे कर रहे हैं और जो मुस्तहक मरीज हैं जिनका फ्री इलाज हो रहा है। इसी वजह से हर साल, पिछले साल से ज़्यादा हमें ज़कात और एहतियात इकट्ठी होती है माशाल्लाह, और हर साल इसी की वजह से पिछले साल से ज़्यादा हम मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज कर पाते हैं। यही यकीन है जिसकी वजह से एक से दूसरा अस्पताल बना। पेशावर का 2015 में बना, वहाँ पे भी तमाम वही सहूलियात हैं लाहौर वाली, और इसी की वजह से, इस रेप्यूटेशन और इस बिलीफ की वजह से कराची का अस्पताल इस वक्त ज़ेर तामीर है। वो हमारा तीसरा और सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बन रहा है, लाहौर से दुगना है साइज़ में और तमाम सहूलियात में, और इंशाल्लाह वो 29 दिसंबर इसी साल 2026 में वो भी खुल जाएगा, और वहाँ पे भी इसी तरह 75% से ज़ायद मरीजों का कम्प्लीटली फ्री इलाज किया जाएगा। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, यकीनन हर साल जो हैं वो डोनेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मौशी हालात हैं, अस्पताल के अखराजात और तौसीही मंसूबे जो हैं उनकी लागत भी बढ़ती चली जा रही है, तो इसको आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? अभी तक हमने 125 अरब रुपए खर्चे हैं मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज करने में, दोनों अस्पतालों में जब से ये शुरू हुए। इस साल का हमारा बजट 43 अरब रुपए है, जिसमें से 13.6 अरब रुपए हमारी उम्मीद है कि इस साल हम ज़कात से इकट्ठी करेंगे। तकरीबन इतना ही 13 अरब और जो बाकी सारा साल लोग अतियात और सदका वगैरह देते हैं वो उससे आएगा। तकरीबन 12 अरब रुपए हमारा क्लिनिकल रेवेन्यू है, जो मैंने जिक्र किया लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर्स से जो लोग टेस्ट करवाते हैं, तो हम अपील करेंगे कि वो भी लोग ज़रूर हमारी लैब को इस्तेमाल करें, बिकॉज आला मेयार का टेस्ट आपको मिलेगा, दुरुस्त और बर वक्त रिपोर्ट मिलेगी, और उससे मुस्तहक मरीजों का भी फ्री इलाज किया जाएगा। और फाइनली कराची के लिए स्पेसिफिकली इस साल हम उम्मीद रख रहे हैं कि तकरीबन 9 अरब रुपए का हमें अभी ज़रूरत है और कराची के अस्पताल को मुकम्मल करने की, तो वो भी हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हमारे डोनर्स दिल खोल कर बढ़ चढ़ कर हमें डोनेशंस देंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर आसिम साहब, बाज़ हल्के फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत के हवाले से भी सवाल उठाते हैं, आप उन खदशात को किस तरह दूर करते हैं और माली शफाफियत के लिए कौन से ऑडिट या निगरानी के निज़ाम जो हैं वो मौजूद हैं? बिल्कुल। सबसे पहले ज़कात का ही क्योंकि जिक्र हो रहा है और रमज़ान का महीना है, तो हमारे पास शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेशन है। हमने हमेशा ज़कात को बड़े केयरफुली इस्लामिक कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल किया, लेकिन पिछले 2018 से हमने हर साल थर्ड पार्टी उसका भी एक शरिया कंप्लायंस ऑडिट करवाया है, और उसके भी सर्टिफिकेट सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जो भी देखना चाहे वो यकीन दिलाता है कि बाकी इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक ज़कात खर्ची जाती है। और मैंने एक्सप्लेन किया कि मुस्तहक मरीजों पे सिर्फ होती है और सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है, वो इन्वेस्ट नहीं होती या सेव नहीं होती। इसके अलावा जितने हमारे फाइनेंशियल ऑडिट हैं, 1995 जो पहला हमारा साल था ऑपरेशंस का, उस वक्त से लेके आज पिछले साल तक हमारे तमाम फाइनेंशियल ऑडिट्स जो फर्ग्यूसन्स, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है, वो करती है, वो तमाम ऑडिट के हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो कोई भी देख सकता है। इसके अलावा हम पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी के साथ भी रजिस्टर्ड हैं, वो भी हमारा सालाना ऑडिट करते हैं। वो एक थर्ड पार्टी, एक तीसरा किस्म का ऑडिट है जो दिखाता है कि हमारे तमाम सिस्टम्स जो हैं फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तमाम कानून के मुताबिक और हाईएस्ट मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं।
अच्छा आसिम साहब, कैंसर के इलाज में अगर हम देखें, जिस तरह से आपने बताया कि हर साल 1 लाख से शायद पेशेंट सामने आते हैं, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है और इस मैदान में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का किरदार किस नौयत का है? जी, जो जिस तरह आपने शुरू में बात की थी कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस या बहुत सीरियस बीमारी समझी जाती थी और अब वक्त आया है कि बहुत सारे कैंसर का इलाज हो सकता है, वो इसीलिए है क्योंकि रिसर्च की जाती है कॉन्स्टेंटली। दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि कौन से कैंसर्स हैं, किस तरह बनते हैं, किस तरह रोके जाते हैं बनने से, या कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं इनके इलाज के लिए। तो कोई भी कैंसर हॉस्पिटल आला मयार का नहीं हो सकता अगर उसमें रिसर्च ना हो। तो हमारे यहाँ हमने हमेशा से एक स्ट्रेस किया है, हमारे नाम का भी हिस्सा है रिसर्च सेंटर। तो हम इस वक्त 1600 से ज़्यादा इंडेक्स्ड पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस हैं हमारे हॉस्पिटल से, जो इंटरनेशनल मेडिकल लिटरेचर में है। हम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं कैंसर डेटा के, कैंसर रिसर्च के ऊपर पाकिस्तान में। तो हम हमेशा से स्ट्रेस किया है कि बोथ क्लिनिकल रिसर्च भी करें और बेसिक साइंस रिसर्च भी करें, ताकि हम समझ सकें कि पाकिस्तान में कौन से कैंसर्स हैं, कौन से कॉमन हैं, क्यों हैं और उनके ऊपर कौन सा इलाज ज़रूरी है। हमारे बेसिक साइंस रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कुछ नॉवल जेनेटिक म्यूटेशंस भी आइडेंटिफाई की हैं पाकिस्तानी, यानी कि रिसर्च का सिलसिला भी जारी है ताकि इलाज करते वक्त जी आसानी हो सके, समझा जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम साहब आपके वक्त का। और यकीनन शौकत खानम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम भी कर रहा है, खिदमत खल्क भी कर रहा है, और कैंसर जैसे मूजी मरज़ को देखना और फिर उसका इलाज करना, बर वक्त इलाज करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम है। और रमज़ान का बाबरकत महीना है, ज़कात और अतियात जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और मुस्तहिक लोगों में तकसीम ज़रूर बिल्कुल वहाँ। और इसके अलावा कराची में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है वो बता रहे हैं कि लाहौर से दुगना बन रहा है, और इसके अलावा रिसर्च भी हो रही है कि किस तरह से लोगों को कैंसर से बचाया भी जा सकता है और किस तरह से जो ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार है उसको बेहतर भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक रुखसत हो रहा है और हर आंख ईद के चांद की मुंतज़र है, लेकिन इस बार खुशियों के इस त्यौहार पर आसमान के रंग कुछ बदले बदले नजर आते हैं। गो कि अभी तलाश जारी है, रोयत हिलाल कमेटी भी चांद को तलाश कर रही है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि कराची में आज तेज़ बारिश के 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं और बादल इस वक्त समंदर में हैं जो शहर की जानिब बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 मार्च के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है, मगर सवाल ये है कि क्या ये बादल सिर्फ सिंध तक महदूद रहेंगे? ईद के दिनों में मुल्क भर में क्या मौसम रहेगा, ये तमाम तर सूरत हाल जानेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग जी ईद की तैयारियां कर सकें, ताकि ईद की तैयारियों में कोई बड़ी रुकावट ना आ सके। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब, उनसे जान लेते हैं कि ईद के दिन कैसा मौसम रहेगा। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची में तूफ़ानी बारिशों के पीछे क्या अवामिल नज़र आ रहे हैं, क्यों मौसम में इतनी तब्दीली आ रही है और बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए कराची में अभी जो वेदर स्पेल है ये होके तकरीबन ऑलमोस्ट कराची से निकल चुका है और ये आगे निकल जाएगा। अब आने वाले दिनों में कराची में अगले चंद रोज कराची में अभी कोई बारिश के इम्कानात सच नहीं है, ठीक है। और अभी जो एक स्पेल आएगा वो मार्च के आखिरी हफ्ते में ना एक और स्पेल आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो ईद के दिन होंगे इसमें बलूचिस्तान और इसके गिरदोनवा में जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बारिश का स्पेल है जो कि सिंध के कुछ इलाकों और जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिश कर सकता है। इरफान साहब अभी तो चांद की तलाश जारी है, रोयत हिलाल कमेटी बैठ गई है और चांद नजर आने की उम्मीद है या नहीं है? मौसम की भी शिद्दत है, बारिशें भी हो रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए चांद के हवाले से जो है वो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करें, साइंटिफिकली बात करें तो चांद की एज भी कम है। अच्छा। और चांद का जो गुरूब आफ्ताब के बाद जो ड्यूरेशन है वो भी कम है, तो इसके तो टेक्निकली जो है नजर आने के चांसेस सच नहीं है। और ऊपर से जो है ना आज बादल भी हैं और मुख्तलिफ शहरों में बादल हैं, लाहौर में भी बादल है, बारिश भी उधर हुई है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद है यहाँ पर भी बादल हैं, पेशावर में भी बादल हैं, कराची में भी जो है हल्के फुल्के बादल अब होंगे। और इसके अलावा जो है बलूचिस्तान के इलाकों में भी बादल हैं, KPK के शुमाली इलाका GB में भी बादल हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना वो लग ऐसा ही रहा है कि चांद मुश्किल ही नजर आने के चांस हैं और साइंटिफिकली भी जो है ना इसके कोई इतने ज्यादा चांस नहीं है। तो इरफान साहब ये भी क्लियर कर दें कि मुल्क के किसी भी हिस्से से जो चांद देखना है वो मुश्किल है
देखिए क्योंकि बादल हैं, बात ऐसा होता है कि कुछ इलाके में बादल एक पैच आया वो निकल गया, मतलब थोड़ा सा रोशनी हुई, उसमें हो सकता है कि कोई जो है ना इस तरह की, वो तो रूयत हलाल कमेटी वाले बैठे हुए हैं, वही बेहतर बता। अच्छा चलिए इरफान साहब, हालिया बरसों में अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल में गैर मामूली बारिशें और बर्फबारी हो रही है, और हम पहले भी आपसे जब बात करते थे तो मतलब कोई चांस नहीं था, लग रहा था कि गर्मी आ चुकी है और अब सर्दी आने का कोई इम्कान नहीं है, सर्दी तो क्या बारिश आने का भी इम्कान नहीं है, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये बारिशें हुई हैं और बड़ी तेज़ हुई हैं और बड़ा लंबा स्पेल है। बताइएगा मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में ये स्पेल कितना गैर मामूली है जो बरस रहा है? देखिए गैर मामूली की बात अगर जो आप कर रहे हैं ना, तो हिस्टोरिकली भी मार्च में जो है वो 4 स्पेल तकरीबन आया करते हैं, इस महीने में 4 स्पेल आते हैं नॉर्मली, जो हिस्टोरिकल है। अब हुआ ऐसा है कि पिछले चंद सालों से मार्च में जो है ना वो गर्मी, धूप की शिद्दत ज्यादा हुआ करती थी और गर्मी शुरू हो गई, तो हम लोग जो हैं वो जाहिर बात है चीजों को भूल जाते हैं, इंसान है तो, क्योंकि लेकिन मार्च में ऐसा मौसम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल अनहोनी चीज है, ठीक है। सही। तो हुआ क्यों है, क्योंकि ये पोलर वोर्टेक्स जो है ना वो जरा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास जो है ना वेस्टर्ली वेव्स की नंबर ऑफ वेस्टर्ली वेव्स बढ़, तो अभी सूरत हाल है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और ये स्पेल चलने वाला है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और गैर मामूली हालत ये है, गर्मी आ चुकी थी लेकिन और अच्छी खासी गर्मी आ चुकी थी, लेकिन आप उसके बाद देखें कि ये नहीं है कि गर्मी में कोई कमी हो, बल्कि उल्टा लगता है कि सर्दी आ गई है, रात को यूं महसूस होता है। पहला अशरा भी हमारा माशाल्लाह से ठंडा गुजरा था, फिर बीच में थोड़ी सी गर्मी आई और फिर एकदम से सरप्राइज मिला और आखिरी अशरा और अब ईद भी जी ठंडी गुजरेगी, तो ये बड़ी परेशानी किसानों के लिए ये बारिश जो है ये रहमत की साबित हो, क्योंकि जनूबी पंजाब में गंदम की फसल भी तैयार है और उन लोगों को भी बड़ी परेशानी है जिन्होंने लॉन के ड्रेसेस खरीद लिए थे, अभी उनको परेशानी होगी। तो देखते हैं जी क्या होता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। और रमज़ानुल मुबारक सखावत का महीना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर महीना रमज़ान होता है और हर दिन खिदमत खल्क का होता है। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब की, जिन्होंने 1993 में एक पौधा लगाया था जो आज उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की सूरत में एक तनावर दरख्त बन चुका है। और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ तो सियालकोट से है, लेकिन आपकी खिदमात का जो दायरा कार है वो इतना वसी है कि देखकर हैरत भी होती है। थर के रेगिस्तानों में 220 वाटर प्रोजेक्ट से लेकर लावारिस मैयतों की बाइसत तदफीन के लिए ज़ाती कब्रिस्तान के क़याम तक उन्होंने हर उस जगह कदम रखा जहाँ इंसानियत सिसक रही थी। और सियालकोट का शेल्टर होम आज सैकड़ों बेसहारों की छत है। इस अजीम मिशन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बानी और चेयरमैन उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सदाए रमज़ान में बहुत ही ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि कौन सा अभी जो प्रोजेक्ट है उस पर आपका फोकस ज़्यादा है, और जो शेल्टर होम है आपका उसमें कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये सियालकोट बेस है, सियालकोट से शुरू किया और इस वक्त उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन सियालकोट में 1 दिन से लेके 100 साल तक मेरे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, फिज़िकल जो अनफिट हैं, और उसके साथ साथ बड़े इशू से कि जितने भी लाशों को रिसीव करना, उनके लिए मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों का रुख करना और उधर उन्हें जवाब देना कि जिसकी पहले बरादरी बताएँ, इसका मज़हब बताएँ, इसका अकीदा बताएँ। फिर वक्त के साथ साथ सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 2 एकड़ का अपना ज़ाती कब्रिस्तान हमने डेवलप किया और एक जदीद तरीन मार्चरी तैयार की। तो आज की डेट में भी मेरी जो मार्चरी है उसमें कोई 25 के करीब नामनूम लाशें महफूज हैं और लोहे के ढूंढने में हम कोशिश करते हैं। सही। तो अगर ना मिले तो फिर उनकी तदफीन कर देते हैं। लेकिन आजकल एक बदकिस्मती के साथ ये मैं कोट करूँगा कि आज की डेट में भी मेरे पास इतनी वहाँ पे जो मैयत हैं, लाशें हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो महफूज हैं कि जिनके घर वालों से रब्ता किया। अच्छा। और इवन के सिर्फ 3 दिन पहले हॉस्पिटल से फ़ोन आता जी कि वो एक नौजवान है और वो कह रही जी आप उम्मत के हवाले कर दें। अच्छा। वो लेके नहीं जाएंगे। तो मैं जी वो क्यों कि जी ये तो उन्होंने कॉज नहीं बताई, तो उनके जी हमने इसको रिसीव नहीं करना। अच्छा। तो उसको रिसीव किया। तो जो ये एक रिश्तों का टूटना है और इस मोड़ के ऊपर आके उसमें मैं ये समझता हूँ कि
जो रस्म व रवाज हैं, जी जी कुछ महंगाई है, कुछ इस तरह के हालात भी हैं कि लोग उनकी वजह से भी ये जी, कदम उठाते हैं। कदम उठाते हैं, सही है, सही। लेकिन आप अपनी बहनों को भी सेपरेट कर देते हैं, उनकी जायदाद भी ले लेते हैं, ठीक है, भाइयों को भी सेपरेट कर देते हैं, उनके भी हिस्से खा जाते हैं। लेकिन एंड पे जो है उनके आखिरी जो रसूमात हैं उसका भी आपको तौफीकात नहीं होती कि आप कम से कम लिया तो आपने उन्हीं का कि उसमें से ही आप जी खर्च कर बिल्कुल दें। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स तो वैसे ही मोहसिन इंसानियत होते हैं, वो कौन सा ऐसा वाक़या या एहसास था जिसने आपको इस खिदमत खल के रास्ते पर ये मैं समझता हूँ ये खालिस्तन अल्लाह ताला की तौफीकात से है कि जिसको अल्लाह चुन लेते हैं। और ये अक्सर कोट करते हैं कि एक पकी पकी देख है, अल्लाह ताला ने सिर्फ ड्यूटी लगाई हुई है कि जो आप तकसीम करें, बाकी हमारा कोई किरदार नहीं है। तो 1993 में जब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए तो एक एहसास था दौरी यतीमी में, जो हालात वाक़यात देखे, अपने इर्द गिर्द देखा, तो कुछ करने का अज़म हुआ जी। और जब उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसका नाम तजवीज़ किया, एक बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये सफ़र बढ़ता गया। जिस तरह आपने बताया कि थरपारकर में कोई 550 के करीब पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, चोलिस्तान में है, चोलिस्तान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, और तब उधर गए जब उधर ज़रूरत थी। यानी कि चोलिस्तान में तब स्टार्ट किया जब वहाँ पे कहत था और बारिशों के ना होने की वजह से काफ़ी हालात मुश्किल थे, तब जाके वहाँ पे जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन अब तक मुल्क के कितने शहरों में देखा जाए तो काम कर रही है, और आपकी तंजीम का जो इंतज़ामी मॉडल है वो किससे इंस्पायर है? ये अपना इस सियालकोट में इसका हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस जो है, और मुख्तलिफ शहरों में बालाकोट है, थरपारकर है, रूनाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बाउद्दीन, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में है। तो इसमें जितने भी मुख्तलिफ शहर हैं और उधर के जो सदूर हैं वो बिल्कुल अपनी फ़ी सबीलिल्लाह ड्यूटीज़ दे रहे हैं, सिर्फ इस मोहब्बत में और इस तरगीब में कि अल्लाह और रसूल अल्लाह की मोहब्बत में हमने अल्लाह कोई तनख्वाह, कोई फ़ायदा, कोई मुआवजा नहीं ले रहे, बल्कि वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं शेल्टर होम्स में जो मुकीम अफराद होते हैं उनकी बड़ी दिल दहला देने वाली कहानियाँ होती हैं। तो ये लावारिस लोगों को दोबारा हिस्सा बनाना मुआशरे का, ये कितना चैलेंजिंग है और क्या क्या काम कर रहे हैं? ये सबसे पहले ना मैं समझता हूँ कि एक लफ्ज़ हमने भी इस्तेमाल किया, लवारस। लवारस तो वो होता है ना कि जो जिसको कोई बहन भाई ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, कोई माँ बाप ना हो, तो ये तो सारे वारस हैं। अच्छा, इनको आपने लवारस किया है अपने आप से जुदा करके, रिश्ते को तोड़ के जो है। तो उसमें जो हमने बंदे रिसीव किए, गवर्नमेंट इलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल के जो डस्टबिन है जिसमें वो कचरा फेंकते हैं इकट्ठा करके, उसके अंदर से निकाल ले, नालों के अंदर से निकाल ले, कब्रिस्तानों के अंदर से लेके आए जिंदा अफराद जो है। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई अफराद जो है, एक बेटी है हमारे पास बतूल, उसकी आंखों में कीड़े थे, शाजिया बेटी है उसके सर में कीड़े थे। और ऐसे ऐसे जब हम जिंदा अफराद लेके आते हैं, जब एम्बुलेंस में से निकालते हैं तो जैसे जैसे उसको मूव कर रहे होते हैं वो कीड़े गिर रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह उन्हें शिफा देता है, तो फिर इसी माशरे का उन्हें खूबसूरत हिस्सा बना देते हैं। और यही हमारा मकसद है कि वो इस माशरे का एक खूबसूरत हिस्सा हैं और अल्लाह की एक खूबसूरत मखलूक हैं। बेशक। और इसी तरह हमारे पास बेटियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वो कई ऐसी मेंटली रिटार्टेड बेटियों को जी जी चल रही है जी, पागल है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पानी फेंका हुआ, लोगों ने पत्थर मारे हुए हैं, और क्या जी बच्चे मार रहे हैं जी, पत्थर मार रहे हैं, मुझे आपको दे जाए। तो उन बेटियों को हम 2 या 4-5 माह बाद निकाल करके रुखसत कर देते हैं। वाह, ज़बरदस्त। और वो फिर यानी कि वो उन्होंने अपने ऊपर ना एक लुबादा ओढ़ा होता है जी, अपने आप को सेव करने, महफूज करने। अदरवाइज वो जब जिससे भी बात की, बेटी से किया, माँ से किया, वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अच्छा, वाह वाह, बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके जो हालात वाक़यात हैं वो जब सुना तो अपने आप पे भी शर्मिंदगी हुई है कि हम भी इस माशरे में। डॉक्टर साहब, लावारिस मैयतों की जो तदफीन है और उनके लिए अलग कब्रिस्तान का जो क़याम है, एक बड़ा मुनफरिद काम है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा काम करती हैं। आपको इसकी ज़रूरत का एहसास कब और किस वाक़ये से हुआ? मुझे ना जी इतला मिलती है, 2-3 ऐसे वाक़यात हो गए हैं। एक घर में ना बच्चों को तब पता चला जब कमरे में से कीड़े बाहर आ रहे थे कि वालिद साहब फोत हो गए हैं। अच्छा। और ये परसों मैंने अपने एक हमसाये को रिसीव किया है, और बड़े एलीट क्लास तबके से तल्लक जो है, वो कुर्सी पे बैठे बैठे फोत हो गए हुए हैं, 2 दिन बाद पता चला। अच्छा।
जिनके लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि वक्त ही वो नहीं अपने अपने पेरेंट्स लोगों को के जो है या अपने रिश्तों को देखें। तो जब ये हालात वाक़या देखे, हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जी कि आपकी ना ज़रूरत पड़ गई है, वो मार्चरी जो है ना हमारी वो काम नहीं कर रही, तो वो तो हमें पता चला कि डेड बॉडी गल सड़ गई है। अब वो क्या मोस्टली करते हैं जी, उसको इकट्ठा किया और ड्रेन कर दिया, किसी कूड़े की ज़ीनत बना दिया। तो उधर से स्टेप लिया और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी पार्ट्स पे मिलते हैं। पीछे एक बेटी थी तकरीबन 22-23 साल उम्र ना, उसके सिर्फ बॉडी पार्ट्स 2 टांगे और 2 बाजू हमें मिले थे, वो भी कटर से कटे हुए। और जितना मेरा ये सफ़र है इसमें मैंने सिर्फ एक डेड बॉडी को ना ही गुस्ल दे सका, ना ही उसकी तदफीन प्रॉपर कर सका। वो जिधर थी उधर ही मुझे गड्ढा खोदना पड़ा और उधर ही उसको मैंने जो है दफन कर दिया। डॉक्टर 2-3 घंटे कोशिश की कि इसको ना रिसीव करें, किसी से उठा सकें, लेकिन वो इस कदर कीड़े थे जिधर हाथ डालते थे और बड़ा एक दर्दनाक, बहुत ही वाकई ये दर्दनाक कहानी है और ये रिश्तों की हकीकत है। देखें, जीते जी भी कदर नहीं और मरने के बाद तो कहते हैं कि बंदा 100 दुश्मनों का भी हो जाता है, लेकिन एक माँ के साथ साथ बच्चे होते हैं। आप फिंगरप्रिंट्स लेते हैं सेफ सिटी की मदद से जो है, तो जब आप रब्ता करते हैं तो वो आपस में ना डिसाइड कर रहे होते हैं जी मेरा बड़ा भरा रब्ता करेगा, वो बड़ा कहता है जो मेरी बहन रब्ता करेगी, बहन कहती है जी वो मेरा वो फलाना भाई रब्ता करेगा, और बदकिस्मती के साथ कोई भी नहीं करता। सबको पता होता है कि माँ उधर है, फिर बिलाहर वो वफात पा जाती हैं। जब वफात पा जाती हैं फिर भी वो रब्ता नहीं करते, बाद में सभी इतना पूछते हैं जी कि इनकी कब्र किधर है, ये बता दें, तो फूल छू लेके जाएंगे, ठीक है, फिर फूल भी फेंकेंगे माँ की कब्र के ऊपर जो है। डॉक्टर साहब हमें लास्टली ये बता दें कि थरपारकर में जो 220 आपके वाटर प्रोजेक्ट 550 इस वक्त 550 हो चुके हैं, कितना चैलेंजिंग है वहाँ पर काम करना और वहाँ पानी फराहम करना, ये कैसा एक्सपीरियंस है? उधर कई किलोमीटर खुद जाके देखा, बेटियाँ मजदूर अफराद जो है वो 30 kg की उन्होंने गैलन ऊपर रखी हुई है जी, और 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के वो सिर्फ पानी इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी पानी के जो पीने के काबिल नहीं है। सही। तो अल्लाह ताला ने बस उसकी तौफीकात हैं कि एक प्रोजेक्ट से शुरू किया और इस वक्त सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं और हैंड पंप्स भी हैं। उधर के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से जब ये फील किया कि इधर थर में अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो इधर ये लोग तो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो एक 4x4 एम्बुलेंस पाकिस्तान की तारीख की पहली एम्बुलेंस उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के थर में चल रही है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चले जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। आपके साथ जो रज़ाकार भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी मज़ीद तौफीक दे। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आप लोग भी बढ़ चढ़ कर उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की आप मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। यहाँ वक्त हुआ है सर, जाते जाते आवाम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि जीते जी अपने रिश्तों की भी कदर करें और मरने के बाद भी खुदारा अगर आपके वो घर में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने आपके प्यारे हैं, उनकी तदफीन की तो कम से कम जिम्मेदारी ले, फाउंडेशनों का हिस्सा ना आखिरी वक्त तो आप अपने जितने भी इख्तलाफात हैं उनको तो आप कम से कम भुला देना। थे, आप बच्चे थे, पाला पोसा बड़ा किया, तो वालिदैन के साथ ये ज्यादती ना करें। खुदा का वास्ता ऐसे लोग जो सुन रहे हैं अपने प्यारों को फाउंडेशनों का हिस्सा ना बनाएं और लोगों के आसरे पे मत छोड़ें, खुदा का वास्ता। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार होता है। आखिरी अयाम है, लूट ले मेला J. के सूट जो है वो अपने नाम कर लें। पहला सवाल जी स्क्रीन पर भी होगा और हम अनाउंस भी कर देते हैं। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह बकरा, सूरह खिलास, सूरह यासीन और सूरह मुल्क। इतना इजी सवाल है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? महविश बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा, महविश बात कर रही हैं लाहौर से। अच्छा, अगर आपने सवाल सुन लिया तो काइंडली जवाब बता दें। जी, सूरह यासीन। बिल्कुल सही जवाब है आपका। महविश जो है ये आज J. का गिफ्ट जीत चुकी हैं, पहली कॉलर और वही लकी। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं जी। वो कौन सी जंग है जिसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी? ऑप्शंस भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है हिंट है जो वही काफ़ी आपके लिए। रमज़ान में भी ये दिन मनाया जाता है, और जंग ओहद है, जंग खंदक है, जंग बदर है, जंग तबूक है। तो जनाब देखते हैं कॉलर्स हमारे साथ कौन से मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम अस्सलाम जी, जमील बात कर रहा हूँ लाहौर से। जमील, अगर आपने ये सवाल सुन लिया तो बताइएगा दुरुस्त ऑप्शन क्या है इसमें? जी, जंग बदर।
जंगे बदर, बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब। लें जी, एक और गिफ्ट जो है वो अपने हकदार तक वहाँ पहुँच चुका है। पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, तीसरा सवाल है, मुक़द्दस इल्हामी किताब इंजील कौन से नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये चारों ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अच्छा, अगर सवाल आपने सुन लिया तो काइंडली जवाब बता दें। जी जी, इसका जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वाह, ज़बरदस्त, सही जवाब। तमाम लकी विनर्स जी, वाह। जे डॉट का जी ड्रेस आपका हुआ, और जीतने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं जी। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं नाजरीन। ईद उल फितर की आमद है और जहाँ नए जोड़ों और चूड़ियों का जिक्र होता है, वहीं मेहंदी के बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी महसूस होती हैं। मेहंदी लगाना जहाँ एक खूबसूरत मशरकी रिवायत है, वहीं ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाली इंस्टेंट मेहंदी ने इस खुशी को थोड़ा सा पुरखतर बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़े खतरनाक वाक़यात भी हुए हैं। हम देखते हैं कि ईद की चांद रात को ख़वातीन जो देखती हैं कि जल्दी रंग चढ़ जाए, बस कोई ऐसी मेहंदी मिल जाए, 2 घंटे भी ना बस बैठना पड़े, फटाफट 15 मिनट में रंग आ जाए। वो केमिकल से भरी होती है और उसके नतीजे में यही होता है कि जो ईद के दिन खुशियाँ मनाने की बजाय ख़वातीन अपनी जिल्द पर ख़ारिश कर रही होती है, इरिटेशन होती है, और बहुत ज़्यादा मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों को छाले भी बन जाते हैं और फिर अस्पतालों का रुख करती हैं। तो वो फैशन ज़रूरी है, लेकिन अपनी जान की हिफाजत और अपनी जिल्द की हिफाजत करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इस यहाँ मौजू पर हम गाइडेंस भी लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा नासिर साहिबा। उनसे जानेंगे कि इस मसले का हल क्या है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, तैयारियों में बहुत ज़्यादा मशगूल है ख़वातीन। अभी चांद रात होगी, रश लग जाएगा, स्टॉल्स लगे होंगे मेहंदी के, और केमिकल वाली मेहंदी लग रही होगी, और वो फिर सुबह में यही होता है, वो हाथ फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फिर वो मज़ा जो है ईद का किरकिरा हो जाता है। क्या हल है इसका? थैंक यू पहले बुलाने के लिए। अच्छा देखिए, मेहंदी जो है, मेहंदी तो हमारा ना एक ट्रेडिशन है। आप कह लें कि ईद है, ये शादियाँ हैं, मेहंदी हम लगाते हैं, ये हमारी एक त्यौहार का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। अच्छा, अब आप देखें, जब आप पहले ज़माने में मेहंदी होती थी ना, वो प्योर मेहंदी होती थी। प्योर मेहंदी वो जिस तरह वो पत्ते पीस के और वो करके उसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती थी। और जो आपकी ओरिजिनल या अच्छी मेहंदी होती है ना, उसकी खासियत ये है कि उसका जो रंग है ना, वो नारंगी सा होता है। और जो आजकल लेकिन जो मेहंदी आ गई है ना, वो जिस तरह आप कहने के इमरजेंसी मेहंदी का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, इमरजेंसी रंग लाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। और उसका जो एक ख़ास वो चीज़ है कि वो काले रंग की होती है, उसके अंदर से आपको केमिकल की स्मेल आएगी। अब ना जो केमिकल डाला जाता है ना, वो PPD करके केमिकल है जो इसके अंदर डाला जाता है, यानी कि पैरा फिनाइल डाई अमाइन। ये एक केमिकल है जो कि मेहंदी के अंदर डाला जाएगा ताकि उसमें काला रंग या शदीद इमरजेंसी वाला रंग लेके आया जाए, ताकि आप लगाएं और एकदम रंग आ जाए। अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। उसमें पता क्या होता है, फिर जब पेशेंट लगाता है, स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन आता है। बहुत सी फीमेल्स हमारे पास जब आती हैं ईद के बाद या ईद वाले दिनों में भी, कि उन्होंने लगा लिया, ऊपर छाले बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, ब्लिस्टर बन जाते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि जिस तरह जो डिज़ाइन बनवाया हुआ होता है ना, वही डिज़ाइन की छाप जो है वो उसके ऊपर आ जाती है, छाले बने। तो फिर उसको ट्रीट करना, पेशेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या गलती कर लेते हैं, वो वेट करना शुरू कर देते हैं घर में कि क्या पता जलन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जलन ख़त्म नहीं होती है। उसको वो वेट करते रहते हैं और कोई 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद अपना हाथ धोते हैं। उसके बाद जब छाले बन जाते हैं, उसके अंदर ना लिटरली पानी वाले छाले बन जाते हैं, उसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है। फिर उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है। फिर जब निशान रह जाता है ना, फिर उसकी तरफ हमें पील्स की तरफ जाना पड़ता है, लेजर्स की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन वो भी जब आपका साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही बात जिस तरह आ गई है कि लॉन्ग प्रोसेस है, और जो फीमेल्स हैं वो इस चीज़ में ना सब्र नहीं करती हैं कि उनको है कि फ़ौरन रंग चाहिए। और अगर आपको चाहिए भी ऐसा रंग, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पैच टेस्ट करवा लें। पैच टेस्ट का मतलब है कि आप थोड़ी सी मेहंदी लगा के देख लें कि यहाँ पे आपको जलन तो नहीं हो रही है। अगर आपको जलन हो रही है, आपको लग रहा है लाली आ गई है, सुर्खी आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, ब्लिस्टर बन रहा है, फ़ौरन धो लें, फिर आपने वो नहीं लगानी। हालांकि सबा बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं। कुंदन मेहंदी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, वो स्टिकर वाली चल रही है, लेकिन जो खास बात इस मेहंदी में होती है ना, कलरफुल और खुशबू, वो एक अलग चीज़ है। आपने स्टिकर वाली मेहंदी की बात की, और ये सारी केमिकल बेस्ड है, क्योंकि ये आपने
लगाना है उसने इमीडिएट आपको रिजल्ट दे देने हैं। अच्छा, वालिदैन भी छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये एक तो वो सोते हुए लगा देंगे, टिक के लगवा भी लेंगे वो मुंह के ऊपर भी वही। अच्छा, जिससे हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स भी मदर लगा देती थी, लेकिन उस टाइम पे ना जरा ओरिजिनल मेहंदी होती थी। तो ये जो स्टिकर वाली मिल रही है ये खतरनाक है? ये खतरनाक है, सब नहीं लगानी चाहिए बच्चों नहीं, बच्चों को भी नहीं और बड़ों को भी नहीं। मेरे पास आते हैं, फैमिली में इतने वाकयात हो जाते हैं कि अब बताएं कि अब ये हो गया मसला, अब क्योंकि आप पेशेंट यहाँ लगाई होती है, वो सारा उसी तरह का निशान वहाँ तो दोहरी फिर टेंशन है, एक तो चांद तलाश किया जा रहा है, दूसरा मेहंदी तलाश करनी है कि अच्छी वाली कौन सी है, क्वालिटी वाली कौन सी है। उसमें पता क्या है कि थोड़े दिन पहले आप मेहंदी जो खरीदें उसका पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट अपने किसी भी जगह पे ना, जहाँ पे आप करके देख लें कि जहाँ पर आपको जलन नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं है, क्योंकि अब तो पत्तों में भी वो रंग नहीं रहा, वो पत्ते लाके पीस भी लो ना तो पता नहीं। अच्छा, ये तो खैर बहुत बड़ा एक प्रोसेस हो जाता है, मुझे लगता है अब तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर भी इस तरह कहना चाहती हूँ कि ना ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जहाँ पर ये मेहंदी बन रही है ना उधर उस चीज़ को रोकथाम की जाए, ताकि वाकई में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो साइड इफेक्ट्स लेके आते हैं, कुछ है जो जिनको नहीं आता, लेकिन मेजोरिटी पेशेंट को साइड इफेक्ट आ जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको आपने कहा इमरजेंसी मेहंदी के नाम से, उसके अंदर तो इतना शदीद यही केमिकल डाला होता है कि लिटरली ब्लिस्टर्स बनते हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कुंदन मेहंदी भी बहुत ट्रेंड पर चल रही है, तो वो ग्लू से जब चिपकाना है तो वो ग्लू भी इफेक्ट करता है, ज़ाहिर ग्लू भी आपके इफेक्ट करेगी। अब ये जो भी आर्टिफिशियल चीज़ आ गई है ना, इसने आपकी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन लेके आना ही है। बहुत पेशेंट और जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना, उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब आप कह रहे 100 में से ना अराउंड आपको 70% आपको पेशेंट मिल जाएगा जिसको ये इफेक्ट आता है। और फिर अक्सर होता है ना पेशेंट को पता भी नहीं होता, कहते मेहंदी लगाई थी उसके बाद पता नहीं क्या हो गया वो फिर उनको बताना, काउंसलिंग करना कि ये वाले केमिकल की। इसलिए जब भी मैं कहती हूँ कि आपको जब लगे कि मेहंदी का कलर बहुत डार्क है, उसके अंदर ज़्यादा केमिकल की स्मेल आ रही है, आपको लगाते साथ ही जलन हुई है, तो उसको अपने फ़ौरन वॉश आउट करें और उसके बाद अपनी। अच्छा, अक्सर लोग क्या करना शुरू कर देते हैं कि घर में ना फिर टोटके करना शुरू हो जाएंगे, फ़ौरन टूथपेस्ट लगा लेंगे या एलोवेरा लगा लेंगे। वो भी नहीं करना, आप कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, हाँ कूलिंग इफेक्ट देने के लिए टूथपेस्ट, वो आप जाएँ अपनी कोई भी करीबी स्किन डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और आपकी वो ब्लिस्टर वाली स्टेज मत आए। ये वो तो स्टेज आ जाती है। अभी जिनकी शादियां हैं वो आगे शादियों का भी यही सीजन आ रहा है, दुल्हने इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में। अब देखिए अक्सर क्या होता है, जो ओरिजिनल मेहंदी होती है उसका इतना कलर नहीं होता, आपने देखा। फिर उनको होता है कि नहीं बस अब नहीं है तो इसके अंदर केमिकल वाली ऊपर डाल ली जाए, और बहुत ज्यादा काम जो है ना, इवन दुल्हन ने, यानी हमने भी बनाने वालों को खराब किया अपनी रिक्वायरमेंट्स की वजह से। हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स हैं, उन्होंने खराब किया और उन्होंने बना दी और हमने अपने आप को उसमें ढाल ली है कि देखिए 2 मिनट भी लगाएंगे ना तो ऐसा हो सकता है कि आप मेहंदी लगवाने से पहले कोई चीज़ आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लें जिससे उसका वो असर ना आए, उस तरह से केमिकल्स का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, केमिकल का तो असर तो आना ही आना है। वो मैंने जैसे आपको बताया ना, पीपीडी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है और ये मेहंदी को इतना, आपने अक्सर देखो कि मेहंदी काले रंग की होती है। आजकल जो मेहंदी मिल रही है वो रंग तो ग्रीन वाला तो है ही नहीं, ग्रीन रंग तो है का कलर है, काले रंग की है। ये जो कलर ऐड हो रहे हैं इसका भी कुछ अलग से फिर इफेक्ट होता है? इनकी सबकी व्हाइट कलर वाली, ग्रीन कलर, ब्लैक में सबका साइड इफेक्ट आता है और पेशेंट वाकई इसमें पेन में जाता है, क्योंकि ना जब स्वेलिंग आती है ना तो फिर पेशेंट पेन में चला जाता है। फिर बताएं, अगर इतने मसाइल हैं फिर हम क्या करें? मेहंदी ना लगवाए, फिर वो जो ठप्पे लगाने वाले आते हैं वो ठप्पे लगवाए, वो भी कलर है। आपको कह रही पैच टेस्ट, बेस्ट है पैच टेस्ट करवाएं। और कोई ऐसी मेहंदी ढूंढें। अब देखिए ऑर्गेनिक के नाम पर भी बहुत ज्यादा, ऑर्गेनिक में भी हम बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं, तभी तो वो कलर आ रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि लोग ऑर्गेनिक के नाम पर भी मिक्सचर ही बेच रहे हैं आजकल, लेकिन उसमें बस मैं यही कहूंगी कि थोड़े दिन पहले अपना पैच टेस्ट कर लें। अभी जो आजकल का जो दौर चल रहा है ना, उसमें यही है कि आपको प्योरिटी कहीं से भी नहीं मिलेगी, आप बस पैच टेस्ट करें। अच्छा, ये एक तो ये मसला है, ऊपर से केमिकल मेहंदी अगर आपने लगा भी ली है ना, चलें आप सर्वाइव भी कर गए, आपकी जिल्द को प्रॉब्लम नहीं हुई है, जब उतर रही होती तब भी बड़ी प्रॉब्लम उतरती है और बहुत बड़ी खराब होती है। हाँ, अक्सर उसके बाद भी पेशेंट, अच्छा उसके बाद ना एक खिंचाव सा पेशेंट को महसूस होता है। एक नॉर्मल खिंचाव तो महसूस है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि खिंचाव के साथ अब जलन भी शुरू हो गई है, फिर वो काम खराब है आपका। फिर नहीं आपने ये करना। अच्छा, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ईद के तीसरे चौथे दिन, मतलब ये हमने मेहंदी लगा ली है, उतरती भी उतनी ही जल्दी है, जितनी जल्दी कलर आया उतनी ही जल्दी ये जाने का नाम भी लेता है और फिर बहुत बुरे लग रहे होते हैं हाथ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लीच करना शुरू कर देते हैं कि ये किसी तरह उतर जाए, क्योंकि ये उतरी हुई बहुत गंदी लग रही है। ये चीज़ आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि वाकई में ब्लीच के साथ आती है। ब्लीच का अपना साइड इफेक्ट, एक तो मेहंदी का, मैं ब्लीच के भी बड़े इसमें अंगेज जानती हूँ। देखिए ब्लीच नो डाउट हम करवाते हैं, पेशेंट्स को हम देते हैं, लेकिन पेशेंट्स को
ब्लीच जो हमारे सैलून्स में हो रही होती है ना हम, वो बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड ब्लीचेस हो रही होती हैं। मेरे पास इवन चांद रात में पेशेंट्स आई हैं कि डॉक्टर हमने ब्लीच करवाई है, आंखें सूजी हुई हैं, होंठ सूजे हुए होते हैं, एंजियोडीमा में चली जाती हैं। फिर उनको देखिए अगले दिन ईद का फंक्शन भी सारा खराब गया, जो ईद आपने गुजारनी है। पेशेंट के एक नॉर्मल साइड इफेक्ट को खत्म करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो आपने ये काम नहीं करनी है। ब्लीच का एक्सपेरिमेंट प्लीज करें, पैच टेस्ट करें, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं प्योरिटी नहीं है, तो आपने टेस्ट और देखिए वो मेहंदी खरीदें जिसमें थोड़ा आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, फिर थोड़ी सी केमिकल से थोड़ी सी कम होती है। कलाम के लिए माजरत, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सब आपके वक्त का, और हमें भी दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी होपफुली। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सदा